कहानी की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर गैंटा से, जो कि एक एडवर्टीजमेंट देख रहा होता है डेड मैन वंडरलैंड के बारे में। तभी वहां पे उसकी दोस्त मीमी आती है और वो पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो। गैंटा बताता है कि मैं एक ऐसे जेल के बारे में देख रहा हूं जो अभी अभी खुला है और बहुत जल्द हमारा स्कूल हमें वहां पे लेकर के जाएगा ताकि हम सब जेल को देख सकें। तो मीमी पूछती है कि कौन सा स्कूल भला बच्चों को जेल दिखाने लेके जाता है। तो यहाँ पे गैंटा बताता है कि ये वाला जेल बहुत ही यूनिक है क्योंकि इस जेल को एक अम्यूजमेंट पार्क की तरह बनाया गया है और मुझे लगता है कि लोग इस जेल को देखने जाएंगे क्योंकि लोगों ने आज तक ऐसा जेल नहीं देखा। तभी वहां पे गैंटा का एक और दोस्त आ जाता है और फिर ये तीनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि कल तुमने क्या किया और आगे चल करके हम क्या करेंगे। तभी बेल बज जाती है और इसके बाद ये सब लोग अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। लेकिन तभी गैंटा का ध्यान विंडो के ऊपर जाता है। वो देखता है कि वहां पे एक आदमी है और इससे पहले गैंटा कुछ भी समझ पाता अपने दोस्तों को बताता है उस आदमी के बारे में। वो आदमी तुरंत ही यहाँ पे हमला कर देता है क्लासरूम पे। तभी गैंटा बेहोश हो जाता है और जब गैंटा को होश आता है तो वो देखता है कि उसके हाथ और कपड़ों पे खून लगा है और वो अपनी दोस्त मीमी से पूछ रहा होता है कि क्या हुआ। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि मीमी मर चुकी है और जिस आदमी को उसने पहले देखा था उस आदमी ने मीमी का सिर अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। और इसके बाद ये आदमी तुरंत ही गैंटा पे हमला कर देता है। लेकिन यहाँ पे ये गैंटा की जान नहीं लेता बल्कि उसकी छाती पे हमला करके उसे बेहोश कर देता है। फिर जब गैंटा को होश आता है तो वो अपने आप को हॉस्पिटल में देखता है। वहीं पे पुलिस भी आ जाती है और वो गैंटा को बोलती है कि तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है क्योंकि तुमने अपने सभी क्लासमेट्स की जान ले ली। लेकिन यहाँ पे गैंटा को समझ में नहीं आता कि उसे दोषी क्यों माना जा रहा है, बल्कि उसने कुछ भी किया नहीं है। तो यहाँ पे पुलिस को ऐसा लगता है कि उस मैसेकर में केवल गैंटा ही बच पाया है क्योंकि गैंटा ने ही अपने सभी दोस्तों की जान ले ली है। और यहाँ पे हम वंडरलैंड में एक लड़की को देखते हैं जिसने एक व्हाइट कलर का कॉस्ट्यूम पहना हुआ है। यहाँ पे ये लड़की गाना गा रही होती है और तुरंत ही उसको एहसास होता है कि गैंटा यहाँ पे आने वाला है। और इसके बाद ये लड़की बोलती है कि बहुत जल्द हम मिलेंगे। और यहाँ पे हम देखते हैं गैंटा को, जिसको डेड मैन वंडरलैंड के अंदर भेजा जा रहा है। तो कई साल पहले टोक्यो के अंदर एक अर्थक्वेक आया था जिसकी वजह से इनका इकोनॉमी बहुत ही ज्यादा डूब गया। तब अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए जापान ने एक तरीका ढूंढा। उन्होंने एक डेड मैन वंडरलैंड का एक ऐसा जेल बनाया ताकि लोग वहां पे आकर के घूम सकें। क्योंकि एक ऐसा जेल जहां पे आप घूम सकते हैं, इसके बारे में जैसे ही लोगों को पता चलेगा लोग अपने आप ही आएंगे इस जेल को देखने के लिए। और दूर दूर से जब लोग इस जेल को देखने के लिए आएंगे तो जापान का जो रेवेन्यू है वो बढ़ जाएगा। और ये एक प्राइवेट जेल है जिसके अंदर गैंटा जैसे ही एंटर करता है तुरंत ही उसको वहां की कॉस्ट्यूम पहना दी जाती है। उसके बाद एक वार्डन वहां पे आती है जिसका नाम मकीना है और यहाँ पे फिर मकीना गैंटा और बाकी सभी क्रिमिनल्स को ये समझा रही होती है कि ध्यान से सुन लो मेरी बात, क्योंकि ये एक ऐसा जेल है जहां पे हम तुमसे करतब करवाते हैं ताकि लोग यहाँ पे आ सकें और खूब सारा पैसा लुटा सकें। इसलिए जैसा हम बोलेंगे केवल तुम्हें वैसा ही करना है। और ऊपर से तुम्हारे गले में एक ऐसा टूर बांध दिया गया है जिसकी मदद से हम तुम्हें इलेक्ट्रिक शॉक दे सकते हैं अगर कभी तुम यहाँ से भागने की कोशिश करते हो। और ऊपर से इसके अंदर ट्रैकर भी फिट है तो यहाँ से भागने की मत सोचना। तभी एक दूसरा कैदी वहां से जा रहा होता है तो गैंटा से टकरा जाता है। उसके बाद वो गैंटा के सारा सामान लौटा रहा होता है और बोलता है कि मुझे माफ कर देना। तभी यहाँ पे मकीना बोलती है कि तुमने गैंटा का जो सामान चुराया है उसे वापस कर दो। फिर ये कैदी बोलता है कि मुझे नहीं पता तुम क्या बोल रही हो। और तभी मकीना अपनी स्वॉर्ड की मदद से उसकी बॉडी के ऊपर एक कट लगा देती है। और उसके बाद मेडिकल टीम को वहां पे बुलाया जा रहा होता है ताकि इस कैदी की मदद की जा सके। लेकिन यहाँ पे मकीना उस कैदी के सिर के ऊपर पांव रखते हुए बोलती है कि तुम लोग यहाँ से नहीं भाग सकते और कभी कोशिश भी मत करना। और इसके बाद हम लॉयर को देखते हैं जो कि मकीना से मिलता है। और मकीना से मिलने के बाद वो बोलता है कि हमें गैंटा का एग्जीक्यूशन जल्द से जल्द करना होगा। लेकिन यहाँ पे मकीना को समझ में नहीं आता कि लॉयर इतनी जल्दी क्यों करना चाहता है, क्योंकि गैंटा की मौत तो तय है, अब आज नहीं तो कल उसकी मौत तो होनी है। लेकिन यहाँ पे लॉयर बताता है कि मुझे बस जल्दी काम करना पसंद है। और यहाँ पे हम गैंटा को देखते हैं जो कि वंडरलैंड के अंदर काम कर रहा होता है। तब काम के दौरान वो अपने दोस्तों के बारे में सोचता है और फिर अपने दोस्तों के बारे में याद करते हुए उसको ऐसा लगता है कि उसको भी अपने दोस्तों के साथ मर जाना चाहिए था। तभी वो लड़की जिसको हमने थोड़ी देर पहले देखा था वो वहाँ पे गैंटा के सामने आ जाती है और बोलती है कि अगर तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। लेकिन जब ये लड़की जैसी गैंटा के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देती है तो गैंटा लगातार अपने आप को बचा रहा होता है। फिर आखिरी में ये लड़की बोलती है कि देखा, तुम मरना नहीं चाहते, केवल तुम बोल रहे हो, लेकिन तुम्हारी बॉडी मरना नहीं चाहती। अब ये बात सुनते यहाँ पे गैंटा ध्यान से देखने लगता है इस लड़की को। और फिर इस लड़की को देखने के बाद गैंटा को कहीं ना कहीं अपनी दोस्त निमी की याद आने लगती है। तो यहाँ पे वो लड़की का नाम पूछता है लेकिन लड़की अपना नाम नहीं बताती है और बोलती है कि तुम और मैं अच्छे दोस्त बन सकते हैं, मुझे पता है तुम्हारा नाम। तो यहाँ पे गैंटा सोचने लगता है कि इस लड़की को मेरा नाम कैसे पता। और तभी लड़की बोलती है कि मुझे तुम पे विश्वास
विश्वास है कि तुमने अपने दोस्तों की जान नहीं ली होगी। अब ये दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि बाकी कैदी भी वहाँ पे आ जाते हैं। उन लोग को पता था कि गांटा ने क्या किया है, इसलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे वो लोग गांटा को सबक सिखाएंगे। लेकिन यहाँ पे लड़की लगातार गांटा की प्रोटेक्शन कर रही होती है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही एक दूसरा कैदी पीछे से आके इस लड़की के सिर पे मारता है, जिसके बाद ही लड़की बेहोश हो जाती है। और इसके बाद फिर गांटा डिसाइड करता है इस लड़की को प्रोटेक्ट करने की। लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि गांटा खुद अभी मुसीबत में है। और तभी हमें लॉयर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लॉयर ये बात बताता है कि मुझे पता है कि गांटा बेगुनाह है और गांटा ने किस आदमी को देखा था। अब यहाँ पे गांटा जब लगातार पिट रहा होता है तभी उसके सीने में दर्द होता है। तभी गांटा का ध्यान इस बात पे भी जाता है कि अचानक से बिल्डिंग के ऊपर ब्लास्ट हुआ है और उसकी वजह से ऊपर का जो स्ट्रक्चर है वो नीचे गिर रहा है। अब यहाँ पे गांटा तुरंत ही उस लड़की के पास पहुंच जाता है और फिर डिसाइड करता है कि वो लड़की को बचाएगा। ना केवल इतना ही, गांटा यहाँ पे ये भी डिसाइड करता है कि उसे उस आदमी से बदला लेना होगा जिसने उसकी पूरी क्लास की जान ले ली। अब यहाँ पे गांटा का जो सीने में दर्द लगातार हो रहा था वो अचानक से उसकी पावर बन जाती है और उस पावर की मदद से जो स्ट्रक्चर उसके ऊपर गिर रही थी वो उसको तोड़ देता है। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वंडरलैंड के अंदर में एक कैदी दूसरे कैदी की जान लेने वाला है और जो कैदी दूसरे कैदी की जान लेने वाला है उसको डेथ पेनल्टी दी गई है। यहाँ पे मकीना भी आ जाती है और लगातार उस कैदी को समझा रही होती कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तब वो कैदी बोलता है कि मुझे वो कैंडी चाहिए। यहाँ पे मकीना बोलती है कि तुम्हारी जिंदगी अब ज़्यादा बची नहीं है तो तुम्हें कैंडी देके कोई फायदा नहीं है। और तभी उस कैदी का जो कॉलर था वो एक्टिवेट हो जाता है, जिसके बाद उस कैदी के आंख और मुंह से खून निकलने लगता है और उस कैदी की जान चली जाती है। और फिर हमें पता चलता है कि यहाँ पे जितने भी कैदी हैं उन सभी लोगों को एक स्पेशल तरह की कैंडी दी जाती है, एक स्पेशल तरह की कैंडी जो केवल यहाँ पे बनाई जाती है और ये कैंडी हर एक कैदी को खानी पड़ेगी। अब यहाँ पे हम गेंटा को देखते हैं जिसकी जान बच जाती है। वो यही सोच रहा होता है कि ये सब कैसे हुआ। लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं उस लड़की को जो नींद में होती है। फिर वो लड़की उठने के बाद अपना नाम बताती है और बोलती है कि मेरा नाम सीरो है। और यहाँ पे सीरो गेंटा को देख के खुश हो जाती है क्योंकि गेंटा ने यहाँ पे उसकी जान बचाई है। फिर दोनों डिसाइड करते हैं कि दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बनेंगे। फिर उसी दिन शाम में जब मकीना इस पूरे दुर्घटना को देख रही होती कंप्यूटर स्क्रीन पे, तब उसे पता चलता है कि बिल्डिंग का स्ट्रक्चर अपने आप नहीं गिरा था, उसे गिराया गया था और ऐसा करने वाला कोई और नहीं बल्कि लॉयर था। यहाँ पे मकीना का ध्यान इस बात पे भी जाता है कि गेंटा के पास ऐसी कौन सी पावर है जिसकी मदद से उसने अपनी और उस लड़की की जान बचा ली और वहीं पे बाकी तीनों कैदियों की जान चली गई है। अब यहाँ पे हम देखते हैं गेंटा को जो कि मेडिकल रूम के अंदर आया था। तब यहाँ पे डॉक्टर उससे सबसे पहला सवाल यही पूछती है कि क्या तुमने अपनी कैंडी खा ली। लेकिन यहाँ पे गेंटा बोलता है कि मुझे इसके बारे में नहीं पता। और तभी हम उस लड़के को देखते हैं जो कि पहले गेंटा से टकरा गया था। फिर यहाँ पे ये लड़का बताता है कि मैंने जानबूझ के तुम्हारी कैंडी अपने पास रख ली थी और यही कारण है कि मकीना ने इसके ऊपर हमला किया था। यहाँ पे ये लड़का ये भी बताता है कि गेंटाको की जगह एक नर्क से कम नहीं है। अगर तुम्हें यहाँ पे जिंदा रहना है तो तुम्हें इनकी हर बात माननी पड़ेगी, चाहे वो कितना ही खराब क्यों ना हो। तभी यहाँ पे शिरो भी आ जाती है और वो फिर गेंटा को रिक्वेस्ट करती है कि तुम मेरे साथ क्यों नहीं खेलते। और यहाँ पे इस आदमी को ऐसा लगता है कि शिरो का कहने का मतलब ये है कि तुम डॉग रेस में पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते। ये एक ऐसा रेस है जिसके अंदर सारे कैदी मिल करके खेलते हैं और इसे ऑर्गेनाइज करवाया जाता है यहाँ के लोगों के द्वारा। और अगर तुम इस रेस में जीत जाते हो तो तुम्हें अच्छे खासे पैसे दिए जाएंगे, लेकिन वो पैसे तुम्हें कार्ड के अंदर ट्रांसफर करके दिए जाएंगे जो केवल तुम यहाँ प्रिजन में ही इस्तेमाल कर सकते हो। उन पैसों की मदद से तुम चाहो तो अच्छा खाना खरीद सकते हो अपने लिए और ऊपर से जो भी चीज तुम्हें पसंद है वो ले सकते हो। ना केवल इतना ही बल्कि उन पैसों की मदद से तुम अपनी सजा भी कम करवा सकते हो। अब यहाँ पे गेंटा को बहुत ज्यादा भूख लगी थी तो उसको ऐसा लगता है कि उसको इस रेस में पार्टिसिपेट करना चाहिए और अगर वो जीत जाएगा तो अच्छे पैसों से वो अच्छा खाना खा सकता है। और यहाँ पे शिरो भी लगातार सपोर्ट कर रही थी गेंटा को और बोलती है कि तुम्हें इस रेस में पार्टिसिपेट करना चाहिए। लेकिन रास्ते में ही मकीना मिलती है गेंटा को और वो यहाँ पे गेंटा को बोलती है कि तुम्हें इस रेस में पार्टिसिपेट करने से पहले इनके रूल्स अच्छे से जान लेने चाहिए। अब यहाँ पे ये लड़का तमाकी को कॉल करता है। तमाकी कोई और नहीं बल्कि वही लॉयर है और यहाँ पे वो लॉयर को बताता है कि गांटा इस रेस में पार्टिसिपेट कर रहा है। और यहाँ लॉकर रूम में हम गांटा को देखते हैं जो कि इस रेस के सभी रूल्स को पढ़ रहा होता है। तभी वो लड़का वहाँ पे आता है और बोलता है कि मेरा नाम यू है। और इसके बाद ये दोनों भी आपस में वादा करते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बनेंगे। लेकिन तभी वहाँ पे कुजुजी आ जाता है। ये एक ऐसा कैदी है जिससे हर कोई कैदी डरता है क्योंकि यहाँ पे सभी कैदियों को ऐसा लगता है कि अगर ये कैदी पार्टिसिपेट करेगा रेस में तो वो लोग हार जाएंगे क्योंकि कुजुजी टाइकोंडो में बहुत ही अच्छा है और कोई भी उसके साथ फाइट नहीं करना चाहता। और कुजुजी यहाँ पे इसलिए आ गया था क्योंकि उसने एक लड़की से नंबर मांगा था किसी हीरोइन का, लेकिन उस लड़की ने देने से मना कर दिया और उसके बाद कुजुजी ने उस लड़की के साथ मारापीटी की, जिसके बाद कुजुजी को इस जेल के अंदर भेज दिया गया। और उसके बाद ये जाकर के गेंटा के ऊपर हमला करता है और बोलता है कि तुमने मेरे सामने सिर क्यों नहीं झुकाया। इसके अलावा ये यो के ऊपर भी हमला कर देता है और यहाँ पे सभी कैदियों से बोलता है कि तुम में से कोई भी इस रेस में से अपना नाम वापस नहीं लेगा क्योंकि अगर तुम लोगों ने ऐसा किया तो ये रेस कैंसिल हो जाएगी, जो कि मैं नहीं चाहता क्योंकि मैं इस रेस को जीतूंगा और सारा प्राइज मनी अपने पास रख लूंगा। और इतना बोलने के बाद ये फिर से गेंटा के ऊपर हमला कर देता है और लगातार उसे पीटने लगता है। तभी वहाँ पे शिरो भी आ जाती है और वो गेंटा से बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए पेस्ट्री लेकर के आई हूँ। लेकिन जब वो गेंटा के पास जा रही होती है तो गलती से उसका पाँव कुजुजी के ऊपर आ जाता है। अब यहाँ पे कुजुजी गुस्सा हो जाता है और वो तुरंत ही एक पंच मारने वाला था शिरो को, लेकिन तुरंत ही वहाँ पे मकीना आ जाती है और उसको ऐसा करने से रोकती है।
और यहाँ पे मकीना कुजूजी के बॉडी के ऊपर एक छोटा सा कट भी लगाती है और उसको वार्निंग देती है कि अगली बार से ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं यो को, जिसको बहुत ज्यादा चोट लगी होती है, तो वो इस रेस से बाहर हो जाता है। और यहाँ पे शिरो लगातार कोशिश कर रही होती है गेंटा को पेस्ट्री देने की, लेकिन गेंटा उसे खाने से मना कर देता है और बोलता है कि अभी मुझे पढ़ना होगा कि रूल बुक के अंदर क्या क्या लिखा है। और फिर यहाँ पे गेंटा को पता चलता है कि जो इनके गले में कॉलर है वो लगातार इनकी बॉडी में एक केमिकल को इंजेक्ट करता रहता है, यानी कि एक पॉइजन को। और उस पॉइजन का एंटीडोट उस कैंडी के अंदर होता है, इसलिए हर कैदी को लगातार वो कैंडी खानी पड़ती है। और अगर कोई कैदी वो कैंडी 3 दिन तक नहीं खाता तो उसकी जान चली जाएगी। लेकिन फर्क इतना है कि वो कैंडी इतना ज्यादा महंगा है कि हर कैंडी को पाने के लिए तुम्हें लगातार रेस करना होगा। और इसके बाद गेंटा समझ जाता है कि उसे हर रेस को जीतना होगा, और खासकर आज का रेस उसे जीतना होगा, क्योंकि अगर वो हार जाता है तो वो कैंडी नहीं खा पाएगा। अब यहाँ पे लॉयर को भी पता चल जाता है कि गेंटा इस रेस में पार्टिसिपेट करने वाला है, इसलिए वो इस गेम को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बना देता है गेंटा के लिए। यहाँ पे लॉयर को ये बात भी पता होती है कि इस गेम के अंदर काफी सारे प्रिजनर मर जाएंगे, इसलिए वो अपने हाउसकीपिंग स्टाफ को पहले ही बोल देता है कि जैसे ही कोई मरे तुरंत ही उस जगह को साफ कर दिया जाए। और खासकर यहाँ पे काफी सारे बच्चे भी आने वाले हैं इस शो को देखने के लिए, तो सबको ऐसा लगना चाहिए कि ये सिर्फ एक नाटक है। अब यहाँ पे जैसे ही रेस स्टार्ट हो जाती है तो इनका सबसे पहला ऑब्स्टिकल ये होता है कि इन्हें ब्लेड से बचते हुए दूसरी तरफ जाना है। यहाँ पे काफी सारे कैदी अपनी जान गंवा देते हैं ब्लेड के बीच में आके, और अगर कोई भी कैदी यहाँ से भागने की कोशिश करता है तो उसे गोली मार दी जाती है। अब यहाँ पे जितनी भी ऑडियंस होती है उन सबको ऐसा लगता है कि ये सब स्पेशल इफेक्ट है, यानी कि ये सब रियल में नहीं हो रहा। लेकिन इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता अगर ये चीज रियल में भी होती, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि इन कैदियों के साथ यही होना चाहिए। अब इसके बाद दूसरा ऑब्स्टिकल होता है बंजी जंपिंग, जहाँ पे इन्हें एक रस्सी चुननी है और उसके साथ इन्हें कूदना होगा। लेकिन अगर इन्होंने गलत रस्सी चुनी तो ये लोग डायरेक्ट जमीन के ऊपर गिरेंगे। अब यहाँ पे सिरो बोलती है गेंटा से कि मैं भी तुम्हारे साथ कूदूंगी। अब यहाँ पे गेंटा की किस्मत अच्छी थी कि उसे छोटी रस्सी मिली, जिसकी मदद से वो जमीन से टकराने से बच गया। लेकिन वहीं पे सिरो को बड़ी रस्सी मिली, लेकिन उसके बावजूद भी सिरो ने अपनी जान बचा ली। अब इसके बाद तीसरा राउंड स्टार्ट होता है, जहाँ पे सभी कैदियों को एक स्ट्रेट लाइन में भागते रहना होगा और उनके ऊपर काफी सारे तीर छोड़े जाएंगे। उन्हें इस तीर से बचते हुए आगे बढ़ते रहना है, लेकिन इस रास्ते में काफी सारे गड्ढे हैं और उन गड्ढे के अंदर अगर कोई भी कैदी गिर जाता है तो उसे बिजली का झटका दिया जाएगा। यहाँ पे कुजूजी अपने ही आदमियों का इस्तेमाल करता है ताकि वो तीरों से बच जाए और आगे बढ़ जाए। अब यहाँ पे हम देखते हैं गेंटा को, जो लगातार सिरो की मदद ले रहा होता है आगे बढ़ने के लिए। अब इसके बाद चौथा राउंड स्टार्ट होता है, जहाँ पे रास्ते में इन्हें काफी सारे बैलून दिख रहे हैं और इन बैलून के ऊपर कूदते हुए इन्हें आगे तक जाना है। लेकिन अगर किसी भी गलत बैलून के ऊपर कूदा गया तो तुम सीधा एसिड से भरे हुए पानी के अंदर गिर जाओगे। लेकिन यहाँ पे गेंटा इस राउंड को भी पार कर लेता है, क्योंकि वो लगातार सिरो की मदद ले रहा है और यहाँ पे सिरो भी लगातार गेंटा की मदद कर रही होती है। अब यहाँ पे सिरो गेंटा को एक और बात ये बताती है कि कभी भी रूल को फॉलो मत करना, क्योंकि अगर तुम रूल के अकॉर्डिंग चलोगे तो तुम मार दिए जाओगे और तुम्हारे मरने से यहाँ पे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए खुद का रूल बनाओ और देखो तुम्हारे सामने कैसी सिचुएशन है। और उसके बाद गेंटा लगातार सिरो की मदद लेता रहता है और यहाँ पे सिरो भी लगातार गेंटा की मदद कर रही होती है, और इसकी मदद से ये लोग काफी सारे ऑब्स्टिकल को पार करके फाइनल राउंड तक पहुंच जाते हैं। और फाइनल राउंड में गेंटा और कुजूजी का मुकाबला होने वाला है। यहाँ पे कुजूजी बोलता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम यहाँ तक पहुंच पाओगे, लेकिन अगर तुम यहाँ तक पहुंचे हो तो इसका मतलब यह है कि तुम भी बहुत ताकतवर हो। तो इस वाले राउंड में एक बॉल उछाली जाएगी और दोनों कैंडिडेट कोशिश करेंगे कि वो बॉल उनके हाथ में आ जाए। उसके बाद उन कैंडिडेट को अपने पास बॉल लेकर के लगातार दौड़ते रहना होगा, क्योंकि जो फ्लोर है वो लगातार टूटता रहेगा और आखिरी में जो भी बचेगा कैंडिडेट वही इस गेम को जीतेगा। अब यहाँ पे गेंटा के पास बॉल होती है और वो लगातार इधर उधर दौड़ रहा होता है। अब यहाँ पे काफी सारे फ्लोर नीचे गिर जाते हैं, लेकिन दोनों ही आखिरी में एक फ्लोर के ऊपर आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे गेंटा को गुस्सा आ जाता है और वो बॉल उसके चेहरे पर मारता है और फिर बोलता है कि मैंने अपने दोस्तों की जान नहीं ली, मैं कोई मास मर्डरर नहीं हूँ, और अगर तुम्हें मेरे साथ लड़ाई करना है तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। अब यहाँ पे बॉल सिरो के हाथ में होती है और फिर हम देखते हैं कि गेंटा लगातार इधर उधर दौड़ रहा होता है ताकि वो कुजूजी को बीच में लेकर के आ जाए, और यहाँ पे कुजूजी के पास कोई रास्ता ना बचे नीचे गिरने के सिवाय। तभी सिरो नीचे गिर रही होती है और यहाँ पे कुजूजी देखता है कि उसके सामने जितने भी फ्लोर हैं वो भी अब नीचे गिरने वाले हैं। अब यहाँ पे कुजूजी डिसाइड करता है कि वो तुरंत ही सेफ्टी तक जाएगा, लेकिन यहाँ पे वो ऐसा नहीं कर पाता और नीचे गिरने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। अब यहाँ पे हम सिरो को देखते हैं, जो गिरने से पहले बॉल गेंटा की तरफ फेंक देती है ताकि गेंटा ये मैच को जीत जाए। लेकिन यहाँ पे गेंटा देखता है कि उसे पहले जीतना है या फिर अपने दोस्त को बचाना है, और गेंटा डिसाइड करता है कि वो सिरो की जान बचाएगा। अब यहाँ पे रेस तो खत्म हो जाती है, लेकिन इनमें से कोई भी विनर नहीं बनता, जिसके बाद ऑडियंस को बहुत गुस्सा आता है कि हमें कोई भी विनर देखने को नहीं मिला। लेकिन यहाँ पे गेंटा ने अपना एक मौका खो दिया कैंडी खरीदने का। लेकिन यहाँ पे गेंटा को कोई अफसोस नहीं होता, क्योंकि गेंटा को इस बात की खुशी है कि उसने अपने दोस्त की जान बचा ली।
अब यहाँ पे हम देखते हैं लॉयर तमाकी को, जो काफ़ी सारे लोगों के बीच में बैठा होता है। ये सारे वो लोग हैं जो कि इस प्रिजन को फंडिंग देते रहते हैं। ये लोग बोलते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उस डॉग रेस की वजह से काफ़ी सारे प्रिजनर्स की जान चली गई। देखा जाए तो तुमने मास मर्डर किया है काफ़ी सारे लोगों का, वो भी पब्लिक के सामने। यहाँ पे लॉयर बोलता है कि तुम लोग मुझे कुछ नहीं बोल सकते और चुपचाप फंडिंग देते रहना, क्योंकि ये वही जगह है जहाँ पे मैंने उस मास्क वाले आदमी को बंदी बना के रखा है। अब यहाँ पे गैंटा सी हीरो के साथ पेस्ट्री खा रहा होता है, लेकिन यहाँ पे गैंटा ये भी सोचता है कि आज उसकी मौत हो जाएगी, क्योंकि आज तीसरा दिन है और अब तक उसने एक भी कैंडी नहीं खाया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि बाकी सारे कैदी उसी डॉग रेस के बारे में बात कर रहे होते हैं और वो लोग बोलते हैं कि अच्छा हुआ हमने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, नहीं तो हमारी भी जान चली जाती। अब यहाँ पे हम फिर से गैंटा को देखते हैं, जो कि अपने सेल के अंदर बैठा हुआ लगातार लिख रहा होता है। वो लिखने की कोशिश कर रहा होता है मिमी के फादर को कि मुझे माफ़ कर देना और मेरी गलती नहीं थी, मैंने आपकी बेटी की जान नहीं ली। और गैंटा ये लेटर इसलिए लिख रहा होता है क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि आज उसकी जान चली जाएगी और अपने आखिरी समय में भी गैंटा सबसे माफ़ी मांगना चाहता है। तभी वहाँ पे यो भी आ जाता है और वो गैंटा को बताता है कि हम दोनों को एक ही सेल दिया गया है। और यहाँ पे यो बोलता है कि ये लो तुम्हारी कैंडी जो मैंने तुमसे चुरा ली थी। लेकिन यहाँ पे यो कैंडी देने से पहले ये बात भी बोलता है गैंटा को कि तुम्हें वादा करना होगा कि अगली बार अगर मुझे तुम्हारी कोई भी जरूरत पड़ेगी तो तुम वैसा ही करोगे जैसा मैं चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पे यो ये भी सोचता है कि गैंटा इतना स्पेशल क्यों है, क्योंकि तमाकी लगातार यहाँ पे नजर बना के रखना चाहता है गैंटा के ऊपर, और ऐसा करने के लिए उसने यो को चुना है। और उसने यो को काफ़ी सारी स्पेशल परमिशन भी दे के रखी है ताकि वो गैंटा के ऊपर लगातार नजर रखे। तभी तमाकी को एक कॉल आता है, जिसके बाद वो पैनिक करने लगता है, क्योंकि उसे पता ये चलता है कि रेड मास्क वाला जो आदमी है जिसको इन लोगों ने बंदी बना के रखा था, वो इनकी सिक्योरिटी को तोड़ करके यहाँ से भाग चुका है। अब यहाँ पे हम फिर से यो और गैंटा को देखते हैं, जो कि आपस में बात भी करते हैं और लगातार काफ़ी चीज़ें खा रहे होते हैं, और हर बार खाने का जो पैसा है वो यो की तरफ से दिया जाता। इसके बाद गैंटा लगातार शुक्रिया कर रहा होता है यो का और बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन तुम मुझे खिला रहे हो, तुम्हारा शुक्रिया। अब यहाँ पे यो को भी शक होने लगता है कि गैंटा ने क्या सही में अपने दोस्तों का खून किया होगा, क्योंकि एक ऐसा लड़का जो हर किसी की रिस्पेक्ट करता है और किसी के साथ भी फाइट नहीं करना चाहता, क्या वो लड़का सही में किसी का खून कर सकता है। अब यहाँ पे गैंटा जब आइसक्रीम खा रहा होता है तो उसको अपने दोस्तों की याद आने लगती है, जब वो तीनों मिल करके काफ़ी सारे आइसक्रीम खाया करते थे। और यहाँ पे गैंटा बताता है कि वो एक ऐसा समय था जब मैं अपनी लाइफ खुल के जिया करता था। लेकिन तुरंत ही गैंटा के सीने में फिर से दर्द होने लगता है और उसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो रेड मैन भी वहाँ पे आ जाता है। वो आते ही अपनी पावर की मदद से एक ऐसा विंड फोर्स क्रिएट करता है कि अगर उसकी चपेट में कोई आएगा तो उसके बॉडी पार्ट कट जाएंगे और यहाँ पे काफ़ी सारे कैदियों की जान चली जाती है। लेकिन उस विंड फोर्स की वजह से यहाँ पे ईओ को भी चोट लग जाती है और गैंटा ये चीज़ देख लेता है। फिर गैंटा डिसाइड करता है कि अब वो अपनी वजह से या फिर किसी और की वजह से अपने दोस्तों की जान नहीं जाने देगा और वो अपने दोस्तों की जान बचा के रहेगा। और इसके बाद गैंटा अपने अंदर की पावर का इस्तेमाल करता है और एक बहुत ही पावरफुल फोर्स से हमला करता है रेडमैन के ऊपर। लेकिन इससे रेडमैन को कुछ भी नहीं होता और तुरंत ही रेडमैन उधर से भागने लगता है। गैंटा भी उसका पीछा करता है, लेकिन इतनी ज़्यादा पावर का इस्तेमाल करने के बाद गैंटा वहीं पे बेहोश हो जाता है। अब इन दोनों की फाइट तमाकी भी देख रहा होता है और उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। वो बोलता है कि गैंटा को मैंने चुन के सही किया। अगर गैंटा अपनी पावर के ऊपर काबू पा लेता है और बाद में अपनी फुल पोटेंशियल की मदद से वो अपनी पावर को अनलॉक कर लेता है, तो इसका मतलब ये है कि ये मेरा अब तक का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट बन सकता है। लेकिन यहाँ पे गैंटा की पावर को देखने के बाद यो डर जाता है और यो सोचने लगता है कि मुझे तमाके के साथ अपना डील तोड़ देना चाहिए, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि गैंटा एक मॉन्स्टर है और अगर वो गैंटा के ज़्यादा करीब गया और गैंटा को कभी पता चला कि वो उसको धोखा दे रहा है तो हो सकता है गैंटा उसकी जान ले ले। अब यहाँ पे गैंटा को जब होश आता है तो वो मेडिकल रूम के अंदर होता है और यहाँ पे सिरू भी आ चुकी होती है। गैंटा को ऐसा लगता है कि जितनी भी चीज़ें उसके साथ अभी हुई हैं वो सब एक सपना है, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र बाकी कैदियों पे जाती है तो उसे पता चल जाता है कि ये कोई सपना नहीं है। गैंटा को इस बात का भी पता चल जाता है कि जिस रेडमैन को उसने अपने क्लासरूम के सामने देखा था वो इसी वंडरलैंड के अंदर रहता है और ऊपर से उसके पास भी वही पावर है जो कि उसने रेडमैन के पास देखी थी। अब यहाँ पे सभी कैदी आपस में बात कर रहे होते हैं कि उस रेडमैन को उन लोगों ने 1 साल पहले भी इसी वंडरलैंड के अंदर देखा था और अभी फिलहाल के लिए उसे पकड़ लिया गया है और ब्लॉक जी में रखा गया है। अब इन लोगों की बातें यहाँ पे गैंटा भी सुन लेता है और वो डिसाइड करता है ब्लॉक जी में जाने की। अब यहाँ पे मकीना को जब अपने साथियों से पता चलता है गैंटा की पावर के बारे में और कैसे सारे कैदी घायल हो गए, तब मकीना डिसाइड करती है कि वो गैंटा को तुरंत ही पकड़ लेगी, क्योंकि यहाँ पे मकीना को ऐसा लगता है कि गैंटा के पास एक बहुत ही पावरफुल वेपन है जिसकी मदद से गैंटा चाहे तो कितने लोगों की जान ले सकता है। इसलिए मकीना चाहती है कि गैंटा को गिरफ्तार कर लिया जाए और किसी और जगह रखा जाए। इसके अलावा मकीना ये भी बोलती है कि वंडरलैंड के अंदर सिक्योरिटी को और भी ज़्यादा टाइट कर दिया जाए और सिक्योरिटी को और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए एक ऐसे वेपन का इस्तेमाल किया जाएगा जो आज से ठीक 4 साल पहले इस्तेमाल किया गया था एक बहुत ही बड़े क्रिमिनल को रोकने के लिए।
और इसके अलावा उस क्रिमिनल को रोकने के लिए टोटल 24 गार्ड्स ने अपनी जान गंवा दी। इसके बाद मकीना एक अनाउंसमेंट करती है जहां पे वो सभी कैदियों को बोलती है कि तुम्हें अपने सेल के अंदर वापस जाना होगा, और गेंटा को बोलती है कि तुम तुरंत ही आकर के मुझे रिपोर्ट करोगे, और अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो मुझे अपनी फोर्स का इस्तेमाल करना होगा। अब यहाँ पे तमाकी लगातार यो को बोल रहा होता है कि तुम्हें गेंटा के ऊपर और भी ज्यादा कड़ी नजर रखनी होगी, लेकिन यो ऐसा करने से मना कर देता है। वो बोलता है कि मैं एक मॉन्स्टर के ऊपर नजर नहीं रखूंगा, लेकिन तुरंत ही तमाकी उसे लालच देता है पैसों का, और यो फिर मान जाता है। यहाँ पे गेंटा को भी पता चल जाता है कि उसे पकड़ा जाने वाला है, इसलिए वो लगातार सिरू के साथ भाग रहा होता है ताकि वो किसी तरीके से ब्लॉक जी तक जा सके। तभी रास्ते में उसको यो मिलता है और वो यो को सारी बात बता देता है। तभी यो बोलता है कि तुम ब्लॉक जी तक जा ही नहीं सकती, क्योंकि ब्लॉक जी एग्जिस्ट नहीं करता, तुम खुद देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे शिरो बोलती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने ब्लॉक जी देखा है और मैं तुम दोनों को वहां तक लेके जा सकती हूँ। लेकिन तभी वहां पे एक रोबोट आ जाता है जो तुरंत ही गेंटा को आइडेंटिफाई कर लेता है, और वो गेंटा के ऊपर हमला करने ही वाला होता है कि उतनी देर में यहाँ पे शिरो जो है एक वेंट को ओपन करती है और तीनों उसके अंदर चले जाते हैं। तीनों नीचे पहुंच तो जाते हैं, लेकिन रोबोट भी लगातार उनका पीछा कर रहा होता है, और यहाँ पे रोबोट का जो प्राइमरी टारगेट है वो गेंटा है, इसलिए वो लगातार गेंटा पे ही हमला कर रहा होता है। लेकिन तुरंत ही पीछे से यो हमला करता है रोबोट के ऊपर, और रोबोट का एक स्विच निकाल लेता है जिसकी वजह से रोबोट केवल कुछ ही देर के लिए बंद रहेगा, और इतनी देर में ये लोग पहुंच जाते हैं ब्लॉक जी तक। लेकिन इससे पहले ये लोग ब्लॉक जी के अंदर जाते हैं, वहां पे रोबोट फिर से अपनी पावर गेन कर लेता है और इनके पीछे पड़ जाता है। अब यहाँ पे मकीना भी हैरान थी जब उसे पता चलता है ब्लॉक जी के बारे में, और वो सोचती है कि मैं इतने सालों से यहाँ पे काम कर रही हूँ, लेकिन मुझे इसके बारे में किसी ने कुछ नहीं बताया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि रोबोट लगातार गेंटा के ऊपर हमला कर रहा है, और यहाँ पे गेंटा सोचता है कि मेरी वजह से यो की जान भी खतरे में पड़ गई है। लेकिन तुरंत ही शिरो एक पंच मारती है रोबोट को और वहां से दूर फेंक देती है, और फिर गुस्से में बोलती है कि क्या तुम मुझे अपना दोस्त नहीं समझते। लेकिन इतनी देर में रोबोट फिर से खड़ा हो जाता है, और यहाँ पे अब गेंटा डिसाइड करता है कि उसे अपनी पावर का इस्तेमाल करना होगा, तभी वो अपने दोस्तों को बचा पाएगा। लेकिन गेंटा चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वो अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था, और उसको ऐसा लग रहा था कि शायद वो अपनी पावर को समन नहीं कर पाएगा और वो अपने दोस्तों को खो देगा। लेकिन तुरंत ही वहां पे एक ऐसा आदमी आता है जो कि आते ही वहां पे रोबोट को बीच में से काट देता है, और इस आदमी के पास भी सेम वैसी ही पावर है जो कि हमने गेंटा के पास देखी है, और यही वो क्रिमिनल है जिसको रोकने के लिए 4 साल पहले इसी रोबोट का इस्तेमाल किया गया था। अब यहाँ पे गेंटा को ऐसा लगता है कि यही वो आदमी है जिसने कि मेरे सभी दोस्तों की जान ले ली थी, इसलिए गेंटा तुरंत ही उससे फाइट करने के लिए चला जाता है। फिर उसके बाद ये क्रिमिनल अपने हाथों में कट लगाता है और अपने ब्लड का इस्तेमाल करता है यहाँ पे गेंटा से लड़ने के लिए, और वो गेंटा की बॉडी पे काफी सारे कट लगा देता है। गेंटा भी ये चीज देख के हैरान था कि ये आदमी अपने ब्लड का इस्तेमाल कर रहा है वेपन्स को बनाने के लिए। वहीं पे दूसरी तरफ तमाकी को भी पता चल जाता है इन दोनों की फाइट के बारे में, और वो वहां पे सिक्योरिटी को भेजने लगता है। यहाँ पे क्रिमिनल गेंटा को बोलता है कि हम दोनों की फाइट कल होने वाली है, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि तुम मुझसे अभी फाइट करो तो मैं तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए तैयार हूँ। तभी गेंटा एक आयरन रड की मदद से लगातार हमला करने की कोशिश कर रहा होता है इस क्रिमिनल के ऊपर, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता। बाद में वो क्रिमिनल उसके आयरन रड के छोटे छोटे टुकड़े कर देता है और बोलता है कि तुम बहुत ही वीक हो, और इतना बोल करके ये क्रिमिनल यहाँ से जाने लगता है। लेकिन फिर यहाँ पे गेंटा को इस बात का एहसास होता है कि अगर उसे भी अपनी पावर का इस्तेमाल करना है तो उसे अपने खून का इस्तेमाल करना होगा। अब यहाँ पे गेंटा धीरे धीरे समझ रहा होता है कि उसे अपनी पावर का कैसे इस्तेमाल करना है। फिर उसके बाद वो अपने हाथ पे कट लगाता है और अपने खून की मदद से एक गोली बनाता है और उस गोली से हमला कर देता है उस क्रिमिनल के ऊपर। ये क्रिमिनल अपने वेपन से उसकी गोली को रोक तो लेता है, लेकिन उसकी गोली बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। इतनी पावरफुल तो थी कि उसके वेपन को तोड़ देती है और सीधा क्रिमिनल के सीने में लगता है। यहाँ पे क्रिमिनल को ज़्यादा कुछ तो होता नहीं, लेकिन वो क्रिमिनल बोलता है कि मुझे तुमसे फाइट करने में मज़ा आने वाला है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि तुम अपनी पावर को धीरे धीरे अब जान रहे हो। और इतना बोलने के बाद ये क्रिमिनल जोरों से हंसने लगता है। तब यहाँ पे गेंटा समझ जाता है कि ये वो आदमी नहीं है जिसको वो ढूंढ रहा था, क्योंकि जिस आदमी ने गेंटा के क्लास में हमला किया था और ये आदमी जो अभी हंस रहा है, उन दोनों की हंसी में बहुत ज़्यादा फर्क है। फिर गेंटा इस क्रिमिनल से पूछता है कि मुझे इस पावर के बारे में और भी ज़्यादा बातें जाननी है, लेकिन यहाँ पे ये क्रिमिनल बताता है कि मेरा नाम सेंजी है और तुम्हारे अलावा ऐसी पावर कईयों के पास है, और ऊपर से इस पूरे एरिया को बनाया ही इसलिए गया है ताकि हम जैसे लोगों को यहाँ पे कैद करके रखा जा सके। और अगर तुम समझदार हो तो तुम्हें पता चल गया होगा कि तुम्हें यहाँ पे क्यों लाया गया है। और इतना बोलने के बाद सेंजी फिर से गेंटा के ऊपर हमला करने चला जाता है, लेकिन वो जैसे ऐसा करने वाला था तुरंत ही बीच में शिरो आ जाती है और वो सेंजी को ऐसा करने से रोक देती है। लेकिन यहाँ पे सेंजी शर्माने लगता है जब उसे पता चलता है कि शिरो एक लड़की है, और क्योंकि शिरो उसके ऊपर चढ़ गई थी तो यहाँ पे सेंजी दूर हो जाता है। इसके बाद सेंजी बोलता है कि तुम्हें कुछ कपड़े पहन लेने चाहिए, क्योंकि तुम्हारा जो इतना टाइट आउटफिट है उसकी वजह से तुम्हारे बहुत चीज़ें दिख रही हैं।
लेकिन तुरंत ही ट्रैंकुलाइजर का इस्तेमाल किया जाता है और यहाँ पे सेंजी और गेंटा दोनों को ही बेहोश कर दिया जाता है। और यहाँ पे जब शिरो देखती है कि उन दोनों को बेहोश कर दिया गया है तो वो लगातार हमला करने की कोशिश कर रही होती है बाकी गार्ड्स के ऊपर। लेकिन यहाँ पे शीरो को और यो को भी गार्ड्स के द्वारा पकड़ लिया जाता है। तब तमाके अपने गार्ड्स को बोलता है कि यो को वापस जाने दो। लेकिन यहाँ पे एक गार्ड पूछता है कि शीरो के ऊपर कोई भी नंबर क्यों नहीं है, लेकिन तमाकी इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता है और इस बात को टाल देता है। तभी मकीना भी अपने आदमियों को उस तरफ पे भेजती है जहाँ पे गेंटा और सेंजी की फाइट हुई थी। लेकिन यहाँ पे मकीना को पता चलता है कि ना तो वहाँ पे कोई रोबोट है और ना ही यहाँ पे फाइट के कोई भी सबूत हैं, जिसके बाद मकीना समझ जाती है कि ज़रूर तमाकी ने सारे सबूत मिटा दिए हैं। लेकिन यहाँ पे मकीना ये सोच रही होती है कि तमाकी ने ऐसा क्यों किया। अब यो और शीरो को जब दूसरे सेल में लेके जाया जा रहा होता है तब यहाँ पे यो पूछता है कि ब्लॉक जी को छुपा करके क्यों रखा गया था। तब यहाँ पे गार्ड बताते हैं कि ब्लॉक जी के अंदर हम ऐसे प्रिजनर्स को रखते हैं जिनके अंदर ब्लड कंट्रोल करने की पावर है और हमें नहीं पता कि उनकी पावर कितनी ज़्यादा है और वो क्या कर सकते हैं और किसी को उनसे खतरा ना हो, इसलिए हमने उन्हें छुपा के रखा था। इसके बाद दोनों को ही एक जगह पे भेज दिया जाता है और बोला जाता है कि अपने अपने सेल में वापस चले जाओ। लेकिन यहाँ पे शीरो डिसाइड करती है कि वो गेंटा को खुद ही ढूंढ लेगी। लेकिन ये जो गार्ड्स होते हैं ये यो के सारे पैसे अपने पास रख लेते हैं और बोलते हैं कि जो डैमेज तुम लोगों ने किया है उसकी इससे भरपाई हो जाएगी। अब यहाँ पे गेंटा की जब आँख खुलती है तो वो अपने आप को एक टेबल पे पाता है, एक एक्सपेरिमेंट टेबल के ऊपर। तभी उसका लॉयर यानी कि तमाकी वहाँ पे आता है और उसको सारी सच्चाई बताता है। वो बोलता है कि मुझे पता है कि तुमने अपने दोस्तों का खून नहीं किया था और मैंने ही तुम्हें इस केस के अंदर फंसा दिया था ताकि तुम इस प्रिजन के अंदर आ सको। मैंने ऐसा इसलिए किया था ताकि मैं तुम्हारी पावर का इस्तेमाल कर सकूं। गेंटा को बहुत गुस्सा भी आता है लेकिन वो तमाकी के सामने कुछ कर नहीं सकता क्योंकि तमाकी उसे बिजली के झटके देता है, जिसकी वजह से गेंटा कमज़ोर पड़ जाता है। और फिर तमाकी बताता है कि कल तुम्हें सेंजी के साथ फाइट करना होगा और ब्लॉक जी के अंदर हम यही करते हैं, हम लोग स्पेशल पावर के लोगों को एक दूसरे के साथ फाइट करवाते हैं और यहाँ पे काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट भी किए जाते हैं। अगर तुम अपना मैच जीत जाते हो तो तुम्हें डॉग रेस से भी ज़्यादा पैसे दिए जाएंगे। इसके अलावा मैं खुद तुम्हें काफ़ी सारे एंटीडोट भी दूंगा। लेकिन अगर तुम काफ़ी सारे मैच को लगातार जीतते गए तो मैं तुम्हें उस आदमी से मिलाऊंगा जिसकी तुम्हें तलाश है, यानी कि उस रेडमैन की जिसने तुम्हारे सभी दोस्तों की जान ली थी। वो रेडमैन हमारा सबसे पावरफुल क्रिमिनल है। इसके अलावा उसी ने उस पावर को सबसे पहले पोजेस किया था जो आज तुम्हारे पास है। सारी बातें सुन लेने के बाद गेंटा बोलता है कि मैं उस आदमी को और तुम्हारी जान ले लूंगा। लेकिन यहाँ पे तमाकी बोलता है कि तुम्हें कल के मैच की तैयारी करनी चाहिए। इसके बाद वेंटा को एक वीडियो दिखाया जाता है जहाँ पर वीडियो में बताया जाता है कि एक अजीब टाइप का पैरासाइट था जिसकी वजह से लोग इन्फेक्ट हो रहे थे और लोगों के अंदर ये ब्लड टाइप का पावर आ जाता था। और हम चाहते थे कि जिन लोगों के पास ये पावर है वो लोग इस पावर को अपने लिमिट तक लेकर के जाएं। इसलिए इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करवाया गया, वो भी वंडरलैंड के अंडरग्राउंड एरिया में। लेकिन इस वीडियो के अंदर काफ़ी सारे लोगों का खून हो रहा था और लगातार खून देखते हुए यहाँ पे गेंटा रो रहा था। लेकिन गेंटा अपनी आँख बंद नहीं कर सकता और उसको लगातार ये वीडियो देखना ही होगा। और आखिरी में तमाकी यहाँ पे गेंटा को वार्निंग देता है कि अगर तुम जीते तो तुम्हें खूब सारा पैसा दिया जाएगा, लेकिन याद रखना अगर तुम हार गए तो तुम्हारी मौत हो जाएगी। लेकिन तुम चिंता मत करना, तुम्हारी मौत के बाद भी तुम्हारी बॉडी हमारे बहुत काम आने वाली है। अब यहाँ पे मकीना डायरेक्टर के पास जा रही होती है। डायरेक्टर वो आदमी है जो कि पूरे वंडरलैंड को कंट्रोल करता है, लेकिन गेट पे ही उसको रोक दिया जाता है और उसको बताया जाता है कि डायरेक्टर अभी नहीं है और अगर तुमने ज़बरदस्ती उनके ऑफिस में घुसने की कोशिश की तो हमें तुम्हारी जान लेनी होगी। और फिर मकीना वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि गेंटा और सेंजी की फाइट होने वाली है, लेकिन हर किसी को ऐसा लगता है कि ये फाइट अनफेयर है क्योंकि यहाँ पे गेंटा को अपनी पावर का इस्तेमाल करना नहीं आता और वहीं पे सेंजी इसमें माहिर है। इसके बाद सेंजी अपने वेपन का इस्तेमाल करता है लड़ने के लिए, तो वहीं पे गेंटा तुरंत ही अपने हाथ में से खून निकालता है और पेड़ पे चढ़ जाता है। इसके बाद वो अपने खून की मदद से काफ़ी सारे बुलेट्स को बनाता है और लगातार सेंजी के ऊपर हमला करता है, लेकिन सेंजी दोनों ही बुलेट्स को बीच में से काट देता है और बच जाता है। अब यहाँ पे गेंटा के पास कोई और चॉइस नहीं होता, लेकिन उसको बहुत ही बड़ा बुलेट इस्तेमाल करना पड़ेगा सेंजी के खिलाफ, लेकिन सेंजी उसको भी रोक देता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि गेंटा की तबीयत खराब होने लगती है क्योंकि बुलेट बनाने के लिए उसने काफ़ी सारे ब्लड का इस्तेमाल कर लिया है। अब यहाँ पे गेंटा को लगातार चक्कर आ रहे होते हैं। तुरंत ही सेंजी अपने ब्लेड का इस्तेमाल करता है और पेड़ को काट देता है। वो ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि उसने अपने ब्लेड को और भी ज़्यादा बड़ा कर दिया था और पेड़ के कट जाने की वजह से गेंटा अब इधर उधर भाग नहीं सकता और कहीं पे छुप भी नहीं सकता। अब यहाँ पे सेंजी फिर लगातार गेंटा के ऊपर हमला करने लगता है। वहीं पे दूसरी तरफ नर्स बोलती है कि अगर हमें गेंटा की पावर के बारे में पता करना है कि उसको ये पावर कैसे मिली तो हमें उसकी बॉडी को डिसेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे तमाकी बोलता है कि ठीक है, तुम ऐसा कर सकते हो। अब यहाँ पे गेंटा बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है और जब वो घायल होता है तब उसे बचपन की कुछ बातें याद आ रही होती हैं और उन्हीं बचपन की यादों में वो सीरो को देखता है जहाँ पे लगातार वो सीरो से हर बार हार जाया करता था।
अब यहाँ पे सैंजी डिसाइड करता है कि वो गेंटा की जान नहीं लेगा, लेकिन गेंटा उसका पीछा नहीं छोड़ता। वो बोलता है कि मैं फाइट करूंगा और आखिरी दम तक करूंगा। अब यहाँ पे सैंजी भी तैयार हो जाता है फाइट के लिए, लेकिन सैंजी को पता होता है कि गेंटा ऑलरेडी अपनी पावर के लिमिट पे है, यानी कि वो अपनी पावर का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाएगा और वो थक जाएगा। लेकिन यहाँ पे गेंटा अपने बुलेट की मदद से तुरंत ही एक सामान के ऊपर हमला करता है जो ऊपर लटक रहा था। अब वो सामान जब नीचे गिर रहा होता है तो सैंजी का ध्यान उस तरफ चला जाता है और सैंजी फिर उसको बीच में से काट देता है। लेकिन यहाँ पे गेंटा को एक मौका मिल जाता है सैंजी के करीब जाने का, और वो उसके करीब जाते ही उसके पुराने वाले घाव पे हमला करता है और उसके सीने पे हमला करके उसे अपने से दूर फेंक देता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं यो और सीरो को। यहाँ पे यो एक आदमी से बोल रहा होता है कि मुझे इन्फॉर्मेशन ला करके दो कि हम ब्लॉक जी तक कैसे जा सकते हैं, कोई और रास्ता। और वो आदमी बोलता है कि ठीक है, मेरे पास एक रास्ता तो है, लेकिन उसके लिए मुझे पैसे चाहिए। फिर यहाँ पे यो उसको खूब सारा पैसा दे के उस रास्ते का पता लगा लेता है। लेकिन जब वो लोग रास्ते पे जा रहे होते हैं तब यहाँ पे यो बोलता है सीरो को कि तुम्हें शांत रहना होगा और सबसे पहले हमें एक प्लान बनाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे गार्ड्स हैं। अब हमें दूसरी तरफ ये बात पता चलती है कि गेंटा जो है वो फाइट जीत चुका है और सैंजी ने अपनी हार मान ली। अब इसके बाद जब सैंजी अपनी हार मान लेता है तो वो बोलता है कि हम दोनों अच्छे दोस्त बन सकते हैं, और इतना बोलने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। सैंजी ने यहाँ पे इसलिए हार मान ली थी क्योंकि चोट लगने की वजह से उसका काफ़ी सारा ब्लड लॉस हो जाता है और उसको पता था कि वो अपने वेपन का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, इसलिए उसने अपनी हार मान ली। लेकिन तुरंत ही गेंटा देखता है कि टीवी स्क्रीन के ऊपर सैंजी को बंदी बना के रखा गया है, और क्योंकि सैंजी ने हार मान ली है तो उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। और जैसे ही सैंजी बोलता है रुकने के लिए, तभी मशीन के ऊपर दिखता है आंख, और इसका मतलब ये है कि अब सैंजी की एक आंख निकाली जाएगी। और यहाँ पे गेंटा देखता है कि उसके आंखों के सामने सैंजी का एक आंख निकाल लिया जाता है। अब यहाँ पे सीरो जो है वो कमांड टावर के अंदर चली जाती है और वहाँ के सभी गार्ड्स को हरा देती है। लेकिन उसके बाद उसको पता चलता है कि यो ने उसको धोखा दिया, क्योंकि यहाँ पे यो उसको चारा बनाना चाहता था ताकि सभी गार्ड्स जो हैं सीरो की तरफ चले जाएं और वो अकेला ही ब्लॉक जी तक पहुंच जाए। लेकिन जैसे ही वो ब्लॉक जी की तरफ जाने वाला था, वो देखता है कि कमांड टावर पे एक ब्लास्ट होता है और वहाँ पे जितने भी गार्ड्स थे उनके बॉडी के टुकड़े इधर उधर गिरने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे यो तब देखता है सीरो को, और उसको पता चलता है कि सीरो के पास भी ऐसी पावर है जिसकी मदद से वो किसी की भी जान ले सकती है तुरंत ही। और यो इसको देख के डर जाता है क्योंकि सीरो उसकी तरफ स्माइल कर रही थी, लेकिन तुरंत ही सीरो बेहोश हो जाती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि डायरेक्टर के गेट के बाहर जो गार्ड्स खड़े रहते हैं वो आते हैं और सीरो को वहां से ले जाते हैं। उनका ध्यान यो की तरफ भी जाता है, लेकिन वो लोग यो को इग्नोर कर देते हैं। इसके बाद यो डिसाइड करता है कि वो अगली बार गेंटा और यहाँ पे सीरो के बीच में नहीं आएगा, क्योंकि अगर वो उन दोनों के बीच में आया तो हो सकता है वो दोनों इसकी जान ले लें। अब यहाँ पे गेंटा अपने दोनों दोस्तों के बारे में सोच ही रहा होता है कि तुरंत ही उसे एक आवाज़ आती है जहाँ पे एक आदमी एक लड़की के हाथ में से फ्लावर छीनने वाला है। लेकिन वहाँ पे गेंटा आता है और उस आदमी को अपना खाना दे देता है। ये आदमी गेंटा का खाना तो खा जाता है, लेकिन उसके अलावा वो उसका प्लेट भी खा जाता है। लेकिन इस आदमी की भूख तब भी नहीं मिटती। वो बोलता है कि मुझे वो फ्लावर पॉट भी चाहिए। फिर ये दोनों कैसे भी करके उस लड़की के सेल में जाकर के छुप जाते हैं, और यहाँ पे ये लड़की बोलती है कि मेरा नाम मीना है। फिर इसके बाद मीना बताती है कि मैंने तुम्हारी फाइट भी देखी थी, मुझे वो फाइट बहुत ही अच्छी लगी। और इतना बोलने के बाद वो गेंटा से बहुत ही करीब चली जाती है। लेकिन यहाँ पे गेंटा को कुछ अजीब सी फीलिंग होने लगती है, तो वो यहाँ पे बोलता है कि तुम्हारा फ्लावर पॉट बहुत ही अच्छा है। वो ऐसा इसलिए करता है ताकि टॉपिक चेंज हो जाए। इसके बाद यहाँ पे मीना अपनी इंजरीज को दिखा रही होती है और बोलती है कि मेरे फादर मुझे लगातार पीटा करते थे, और एक दिन जब वो मुझे पीट रहे थे तब मेरी पावर अचानक से एक्टिवेट हो गई, जिसकी वजह से मैंने अपने ही फादर की जान ले ली, और उसके बाद मेरे को दोषी करार दे दिया गया, जिसके बाद मैं इस प्रिजन के अंदर आ गई। लेकिन मेरे भाई को अभी भी ऐसा लगता है कि मैं इनोसेंट हूँ, और वो कोशिश कर रहा है मुझे इस जेल से बाहर निकालने की। मीना यहाँ पे ये भी बताती है कि मुझे ये फाइटिंग नहीं करनी, और जब वो बोल रही होती है तभी अचानक से उसका कपड़ा गिरने वाला था और फिर दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट देखने लगते हैं, क्योंकि दोनों को शर्म आने लगती है। फिर इसके बाद गेंटा बोलता है कि क्यों ना हम यहाँ से भाग चलें, और ऊपर से मैं तुम्हें फोर्स भी नहीं करूंगा कि तुम अपनी पावर का इस्तेमाल करो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हें अपनी पावर का इस्तेमाल करना अच्छा नहीं लगता। ये दोनों यहाँ से भाग ही रहे होते हैं कि तुरंत ही कुछ पाइप्स आकर के गिरने वाले होते हैं इन दोनों के ऊपर। लेकिन यहाँ पे गेंटा मीना की तो जान बचा लेता है, लेकिन खुद इसमें घायल हो जाता है। तभी वहाँ पे काफी सारे गार्ड्स आ जाते हैं और वो दोनों डिसाइड करते हैं कि इन दोनों को अलग अलग सेल में रख दिया जाए। इसके अलावा गार्ड्स ये भी बता देते हैं इन दोनों को कि अगली फाइट अब तुम दोनों के बीच में होने वाली है। अब यहाँ पे तमाकी जो है डायरेक्टर के पास जाता है और बोलता है कि हमें इन फाइट्स को रोक देना चाहिए क्योंकि इनका कोई मतलब नहीं है। तो डायरेक्टर बोलता है कि मुझे पता है कि तुम ऐसा बोल तो रहे हो, लेकिन तुम भी इन फाइट्स को देखना चाहते हो। अब वो दिन आ जाता है जब इन दोनों को आपस में फाइट करना होगा। यहाँ पे गेंटा बोलता है कि हमें आपस में लड़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मीना तुरंत ही अपने कान
कान में से खून निकालती है और यहाँ पे गेंटा के पाँव पे हमला करती है ताकि गेंटा इधर उधर भाग ना पाए। और यहाँ पे फिर मीना बताती है कि मैं एक साइको हूँ, मुझे लोगों का खून करना बहुत अच्छा लगता है और मैंने तुमसे जितनी भी बातें कल बोली थी वो सब झूठ थी। अब इतनी बातें सुन लेने के बाद गेंटा को गुस्सा आ जाता है और वो भी हमला करने लगता है मीना के ऊपर। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे यो भी आ जाता है, क्योंकि यो ने एक गार्ड के ऊपर हमला किया था और उस गार्ड के कपड़े पहन करके वो यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे फिर यो रिवील करता है कि मीना मेरी सिस्टर है और मैं लगातार पैसे इकट्ठा कर रहा था ताकि मैं उसकी फ्रीडम को खरीद सकूं। तभी वहाँ पे 2 और गार्ड आ जाते हैं और वो यो को अपने साथ ले जाने लगते हैं, लेकिन तमाकी बोलता है कि यो को भी उस केज के अंदर डाल दो। यहाँ पे मीना समझ जाती है कि उसका भाई उसके लिए जेल के अंदर आया है, लेकिन इतना सुन लेने के बावजूद भी और ये सब देखने के बावजूद भी मीना का जो ट्रू कलर था वो नहीं बदलता। उसको अभी भी इन चीज़ों में बहुत मज़ा आ रहा था। अब यहाँ पे यो को ऐसा ही लगता है कि उसकी बहन बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट है, लेकिन यहाँ पे गेंटा उसको सारी सच्चाई बताने वाला था कि तुम्हारी बहन कैसी है, लेकिन वो ऐसा कर पाता मीना तुरंत ही उसके ऊपर पाँव पे हमला करती है और उसके बाद उसे बोलती है चुप रहने के लिए। यहाँ पे मीना इसे दिखाती है कि वो इनोसेंट है। इसके बाद यहाँ पे कांटा जब हमला करने वाला था मीना के ऊपर, तुरंत ही यो बीच में आ जाता है और बोलता है कि मेरी बहन के ऊपर तुम हमला नहीं करोगे। लेकिन वहीं पे मीना बोलती है कि मैं सबसे पहले तो यो के ऊपर हमला करूंगी, यानी खुद के भाई पे, और बाद में मैं गेंटा के ऊपर हमला करूंगी ताकि मैं दोनों को हरा सकूं। और फिर यहाँ पे यो बताता है कि मुझे पता है कि मेरी बहन के पास किस तरीके की पावर है। तो होता यूं है कि उस दिन मेरे फादर मेरी बहन का रेप करने वाले थे और मैं अपनी फादर की जान लेने वाला था, लेकिन तुरंत ही मीना ने अपनी पावर का इस्तेमाल किया और हमारे फादर की जान चली गई। इसके बाद यो मीना को बोलता है कि मुझे पता है कि तुम बहुत ज़्यादा झूठ बोलती हो, लेकिन अब तुम्हें झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम जैसी भी हो मेरी बहन हो और मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन लगातार करता रहूँगा। लेकिन मीना को इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपनी ही पावर का इस्तेमाल करती है अपने भाई को टॉर्चर करने के लिए और फिर लगातार उसे पीटने लगती है। और यहाँ पे गेंटा जब अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहा होता है यो की जान बचाने के लिए, तब यहाँ पे मीना यो को सामने ले आती है एक शील्ड की तरह, ताकि गेंटा उसके ऊपर हमला ना कर पाए। और फिर यहाँ पे मीना बताती है कि मुझे मेरी फैमिली से कभी प्यार था ही नहीं और ना ही मेरे भाई से, मैंने बस सबका इस्तेमाल किया ताकि मैं अपना फ़ायदा निकाल सकूं। यहाँ पे मीना ये भी बताती है कि मुझे मेरी माँ से भी नफरत है, क्योंकि अर्थक्वेक के दौरान जब मैं एक टेबल के अंदर फंस गई थी तब मेरी माँ ने मुझे नहीं बचाया, बल्कि एक फ्लावर पॉट को लेकर के वहाँ से निकल गई थी। अब यहाँ पे मीना जब ये सारी बात बता रही होती है, तुरंत ही गेंटा उसके हाथ पे हमला करके यो की जान बचा लेता है। लेकिन यहाँ पे मीना तुरंत ही गेंटा का हाथ बांध देती है, लेकिन उसके बाद गेंटा अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि मीना के डायरेक्ट पास आकर के इससे हमला करता है, जिसके बाद मीना हार जाती है। लेकिन यहाँ पे जो ऑडियंस जो इनका फाइट देख रही होती है उन्हें मजा नहीं आता। वो बोलते हैं कि गेंटा बहुत ही ज्यादा वीक है और उसने अपने ब्लड का इस्तेमाल नहीं किया इस फाइट को जीतने के लिए। तब यहाँ पे गेंटा मिडिल फिंगर दिखाते हुए बोलता है कि मेरी मर्जी, मैं अपने पावर का कैसे भी इस्तेमाल करूँ, मुझे जीतने से मतलब है। यहाँ पे सेंजी भी देख रहा होता है गेंटा को और उसको भी ये देख के बहुत मजा आ रहा होता है। यहाँ पे जो डायरेक्टर होते हैं उन्हें भी बहुत मजा आता है गेंटा की फाइट को देखने के बाद। वो फिर शीरो को उठाते हैं और बोलते हैं कि अब वक्त आ गया है कि तुम्हें मेरे ड्रीम को रियलिटी में बदलना होगा। और यहाँ पे डायरेक्टर शीरो को बोलते हैं कुछ खाने के लिए, लेकिन शीरो ऐसा नहीं करती और शीरो को ऐसा देख के लग रहा है कि वो पहले वाली शीरो नहीं रही, वो बिल्कुल ही बदल गई है। और इसके बाद फिर डायरेक्टर अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगता है ताकि वो शीरो पे लगातार हमला करने लगे। अब हम देखते हैं यहाँ पे गेंटा को जो देखने आया होता है कि मीना कैसी है, लेकिन तुरंत ही पूरा एरिया हिलने लगता है। और यहाँ पे जब मीना की आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसके ऊपर काफ़ी सारे कैबिनेट गिरने वाले हैं। तब मीना को एक फ्लैशबैक आता है जहाँ पे उसकी माँ जब उसे छोड़ के जा रही थी तब उसका भाई वहाँ पे आया था उसकी जान बचाने के लिए, और इस बार भी उसके भाई ने ही उसकी जान बचा ली। लेकिन मीना की जान बचाने के चक्कर में यहाँ पे यो जो है वो इंजर्ड हो जाता है, लेकिन तब भी मीना के ऊपर वो गुस्सा नहीं होता। लेकिन यहाँ पे मीना को ऐसा लगता है कि ये उससे झूठ बोल रहा है। तभी यो बोलता है कि अगर फिर से हमारे ऊपर इन्वेस्टिगेशन की जाती है कि किसने हमारे फादर की जान ली थी तो मैं अपने ऊपर सारा ब्लेम ले लूंगा। लेकिन मीना ऐसा करने से मना करती है। वो बोलती है कि मैंने ही अपने फादर की जान ली थी और ये बात सच है। यहाँ पे गेंटा को भी लगातार शीरो की याद आने लगती है और वो देखता है कि उसकी पुरानी मेमोरीज में वो लगातार शीरो को ही देख रहा है। उसको ऐसा लगने लगता है कि कहीं ना कहीं वो शीरो के साथ बचपन में खेल चुका है और उससे पहले भी मिला है। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं शीरो को जिसने डायरेक्टर को हरा दिया। हमें एक और बात पता चलती है कि शीरो वही रेड मैन है जिसने कि गेंटा के स्कूल के ऊपर हमला किया था और वहाँ के सभी बच्चों की जान ले ली थी। अब इसके बाद गेंटा जब इधर उधर घूमने लगता है तो वो देखता है सेंजी को और वो सेंजी से माफ़ी मांगता है, बोलता है कि तुम्हारी आंख के लिए मुझे माफ़ कर देना। लेकिन सेंजी बोलता है कि तुम माफ़ी क्यों मांग रहे हो, ये सब चीज़ें तो मेरे साथ होती रहती हैं, इन बातों को भूल जाओ। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि तुम्हारे जितने भी हमले हैं उनके अंदर
अंदर काफी सारा गैप है और उन्हें ठीक करने की जरूरत है। इसके बाद गेंटा यो के पास जाता है और पूछता है कि शीरो कहाँ पे है। तब यो बताता है कि मुझे नहीं पता, वो मुझसे अलग हो गई थी। तब यहाँ पे गेंटा बताता है कि मुझे याद आया कि मैं शीरो के साथ पहले भी खेल चुका हूँ और जिस जगह पे मेरी माँ काम किया करती थी वो एक रिसर्च फैसिलिटी थी और वहीं पे शीरो रहा करती थी। और मुझे याद है कि मैं हर बार शीरो से मिलने जाया करता था, लेकिन एक दिन शीरो को इंजेक्शन लगा था जिसकी वजह से उसका मूड खराब था और जब मैं उससे बात करने की कोशिश कर रहा था तो उसने मुझे अपने रूम से बाहर निकाल दिया। और जब मैं वहां से बाहर जा ही रहा था तभी एक डॉग ने मेरे पे अटैक कर दिया था और जब मैंने मदद के लिए किसी को बुलाया तब वहां पे शीरो आती है और उस डॉग को मार देती है और उसके बाद से हम दोनों काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। ये बातें सुन लेने के बाद यो का मन कर रहा था कि वो सच्चाई बता दे गेंटा को, वो बता दे कि शीरो जिस तरीके से वो इमेजिन कर रहा है वैसी अब नहीं रही। लेकिन यो को ऐसा लगता है कि अगर वो गेंटा को सारी सच्चाई बता देगा तो यहाँ पे गेंटा का दिल टूट जाएगा। और यहाँ पे मकीना को गुस्सा आ रहा था। उसको इसलिए गुस्सा आ रहा था क्योंकि तमाकी ने जितने भी ब्लॉक जी के बारे में इंफॉर्मेशन थी उसको हटा दिया था कंप्यूटर सिस्टम से। और फिर मकीना डिसाइड करती है कि वो दूसरा रास्ता अपनाएगी, यानी कि रूल्स को तोड़ेगी ताकि वो देख सके कि सच्चाई क्या है। अब यहाँ पे तमाकी के पास नर्स आती है और बताती है कि जब मैंने गेंटा का एग्जामिन किया था तब मुझे उसके सीने से रेड कोट मिला था। यहाँ पे तमाकी बताता है कि रेड कोट किसी और के नहीं बल्कि उन्हीं कपड़ों के टुकड़े हैं जो कि शीरो पहना करती थी। और यहाँ पे ये कपड़े जो है डायरेक्टर के पास ही रहते हैं और मैं तो वेट कर रहा हूँ कि कब डायरेक्टर मर जाए। जैसे ही वो मर जाएगा इस पूरे एरिया का कंट्रोल मेरे हाथ में आ जाएगा। अब यहाँ पे यो तमाकी से मिलता है और फिर तमाकी बताता है कि तुम चाहो तो अपनी बहन के लिए कितना भी पैसा इकट्ठा कर लो लेकिन उसको यहाँ से नहीं निकाल पाओगे। अब यहाँ पे गेंटा जब यो की तरफ जा रहा होता है तभी एक लड़की बीच में आ जाती है। वो तुरंत ही गेंटा के ऊपर हमला करके उसे बेहोश कर देती है और अपने साथ कहीं ले जाती है। फिर गेंटा को जब होश आता है तो ये लड़की बोलती है कि मेरा नाम कारा है। तभी वहाँ पे एक और आदमी आ जाता है जिसका नाम नागी है और फिर नागी बताता है कि मेरे पास काफ़ी सारे लोगों की ऐसी टीम है जो मिल करके यहाँ से भागना चाहती है और मुझे पता है कि तुम भी इस जेल से निकलना चाहते हो, इसलिए हमारा साथ दो। गेंटा बोलता है कि पहले मुझे मीना की जान बचानी होगी, मुझे मीना को भी अपने साथ लेकर के आना होगा। लेकिन वो दोनों उसे ऐसा करने से रोक देते हैं और बोलते हैं कि मीना की अभी पनिशमेंट चल रही है, तुम्हें टीवी के ऊपर देखना होगा कि मीना के साथ क्या होने वाला है। लेकिन यहाँ पे मीना की पनिशमेंट में केवल हेयर निकलता है। इसका मतलब ये है कि केवल उसके बाल के कुछ टुकड़े काटे जाएंगे। अब ये चीज़ देख के मीना बहुत खुश होती है। ना केवल मीना बल्कि यहाँ पे गेंटा भी खुश होता है कि मीना को कोई पनिशमेंट नहीं दी गई। लेकिन तभी वहाँ पे एक मॉन्क आ जाता है यो को अपने साथ लेकर के और वो मॉन्क आते ही इन पे हमला करने लगता है। गेंटा जाता है उस मॉन्क के ऊपर हमला करने के लिए, लेकिन वो मॉन्क तुरंत ही गेंटा को पीछे धकेल देता है। इसके बाद मॉन्क एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट निकालता है जिसको ये अपने हथियार में बदल देता है और फिर गेंटा को बोलता है कि मैं प्रे करूंगा कि तुम्हारी सोल को हेवन दिया जाए। लेकिन तुरंत ही वहाँ पे शीरो आ जाती है और इस मॉन्क के हथियार को तोड़ देती है और फिर वो वहाँ पे गेंटा से बोलती है कि देखो तुम्हारी सुपर हीरो आ गई। और यहाँ पे शीरो को देख लेने के बाद मॉन्क डिसाइड करता है कि वो यहाँ से चला जाएगा। गेंटा इसके बाद ग्रुप के बाकी मेंबर से मिलता है और सब लोग बहुत खुश थे कि गेंटा उनकी मदद करेगा यहाँ से बाहर निकलने में। अब यहाँ पे नागी शीरो को कुछ खाने के लिए देता है। तभी एक आदमी शीरो से पूछता है कि तुम ब्लॉक जी में क्या कर रही थी जबकि तुम्हारे पास तो कोई स्पेशल पावर नहीं है। तो यहाँ पे शीरो बताती है कि मैं शुरू से ही ब्लॉक जी में रहती हूँ। यहाँ पे मकीना बताती है कि कुछ इंस्पेक्टर आएंगे इस जगह को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, यानी कि एक इंस्पेक्शन के लिए वो लोग आने वाले हैं और किसी तरीके से अगर मैं उनके सामने सारी सच्चाई रख दूं तो हो सकता है जो दोषी हैं उन्हें सजा दी जाएगी। यहाँ पे नागी भी अपने सभी लोगों को बोल रहा होता है कि जब इंस्पेक्टर यहाँ पे आएंगे तब हो सकता है तमाकी उनसे सच्चाई छुपाने की कोशिश करेगा, लेकिन उसी समय हमें हमला कर देना है और चारों तरफ ऐसा दिखाना है कि यहाँ पे कुछ भी सही नहीं हो रहा है। लेकिन हम लोगों को रोकने के लिए तमाकी कुछ लोगों को भेजेगा जिनके पास भी स्पेशल पावर होंगी और यहाँ पे तमाकी को पता चल जाता है कि डायरेक्टर की मौत हो चुकी है और वो इस बात से बहुत खुश होता है क्योंकि अब सारी पावर उसके हाथ में आ जाएगी। यहाँ पे गेंटा जाता है सेंजी के पास और उसको सारी बात बताता है नागी और उसके ग्रुप के बारे में। यहाँ पे सेंजी बताता है कि मुझे पता है उनके ग्रुप के बारे में और मुझे पता है वो लोग क्या करते हैं और मुझे ये भी पता है कि क्यों नागी इस जगह से नफरत करता है और खासकर तबाकी से। तो होता यूं है कि 2 साल पहले नागी को अपनी ही वाइफ से लड़ना पड़ता है और ये सब जानबूझ के तबाकी करवाता है। अब उस लड़ाई में यहाँ पे नागी जानबूझ के हार जाता है और उसको पनिशमेंट के तौर पे उसका जो गला है उसके अंदर से वोकल कॉर्ड को हटा दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे तबाकी रुकता नहीं, वो बल्कि ये डिसाइड करता है कि वो नागी की वाइफ को भी पनिशमेंट देगा।
लेकिन दोनों वहां से भागने लगते हैं। तभी वो मॉन्क हमला करता है नागी की वाइफ पे और नागी की वाइफ की जान चली जाती है और आखिरी समय में नागी अपनी वाइफ का नाम भी नहीं ले पाता। अब यहाँ पे गेंटा जब नागी से मिलता है तो बताता है कि मुझे पता चला तुम्हारे बारे में और मैं माफी मांगता हूँ कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। तब यहाँ पे नागी बताता है कि मुझे किसी से कोई नफरत नहीं है और ना ही तो मुझे रिवेंज लेना है, मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि मैं यहाँ से कहीं दूर चले जाऊँ। लेकिन हो सकता है कि इनका फ्रीडम इन्हें इतनी जल्दी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो मॉन्क है उसने अपने एक आदमी को नागी के ग्रुप के अंदर भेज दिया है। इस इन्फॉर्मर का नाम है रुकीरो और ये जाकर के मॉन्क को सारा प्लान बता देता है जो नागी ने डिसाइड किया है। अब वो दिन आ जाता है जब इंस्पेक्शन टीम यहाँ पे पहुंच जाती है और वो लोग कुछ दिन यहाँ पे रुकने वाले हैं और यहाँ पे नागी सभी टीम मेंबर्स को प्लान बता रहा होता है। वो बोलता है कि हमारा मेन मकसद ये नहीं है कि हम लोग यहाँ से भाग जाएं, बल्कि ये है कि हम लोग दुनिया को दिखाएं कि यहाँ पे क्या होता है, किस तरीके से हमारे साथ व्यवहार होता है और किस तरीके से लोगों की जान ले ली जाती है। अब ये लोग डिसाइड करते हैं कि इन लोगों ने जो प्लान बनाया है उसको ये लोग एक्शन में लेकर के आएंगे और यहाँ पे गार्ड्स भी देखते हैं कि किस तरीके से हर जगह सिक्योरिटी को तोड़ा जा रहा है। अब इसके बाद इन्हें एक ब्रिज पार करना होगा आगे जाने के लिए, लेकिन इस ब्रिज के ऊपर एक वेट लिमिट है और अगर उस लिमिट को क्रॉस किया गया तो ये ब्रिज टूट जाएगा। तभी एक आदमी जिसके पास गेंटा की ही तरह ब्लड का पावर है वो एक ब्रिज बना देता है। लेकिन जैसे ही ये लोग ब्रिज के ऊपर चढ़ के दूसरी पार जा रहे होते हैं तुरंत ही वहां पे काफी सारे रोबोट आ जाते हैं। वो लोग इनके ऊपर एसिड से हमला करते हैं और इस हमले में एक दो लोग वहीं पे मार दिए जाते हैं और रोबोट का जो एसिड है वो ब्रिज के ऊपर भी गिर जाता है और उन लोगों को पता होता है कि ये ब्रिज टूटने वाला है। तुरंत ही कारा एक पेन ड्राइव दे देती है गेंटा को और बोलती है कि यहाँ से कहीं दूर चले जाओ, तुम लोग यहाँ से भागो, मैं इस ब्रिज को संभालूंगी। और जब तक सब लोग यहाँ से कहीं दूर नहीं चले जाते तब तक कारा उस ब्रिज को संभालती है। उसके बाद वो अपने ब्लड की मदद से एक शील्ड बनाती है ताकि उसके ऊपर एसिड ना गिरे और इसके बाद कारा जो है वो लगातार रोबोट से लड़ने लगती है। वो काफी सारे रोबोट को तोड़ तो देती है लेकिन आखिरी में ब्रिज टूट जाता है और कारा बाकी रोबोट्स के साथ नीचे जमीन पर गिर जाती है। अब ये सब लोग दूसरी तरफ तो आ जाते हैं लेकिन आगे बढ़ने के लिए इन्हें एलिवेटर की जरूरत पड़ेगी और एलिवेटर तभी चल पाएगा जब नागी अपने साथी के साथ वहां पे कंट्रोल रूम के ऊपर टेक ओवर कर लेगा। लेकिन यहाँ पे नागी को पता चल जाता है कि रुकी ने उन्हें धोखा दिया है और यहाँ पे रुकीर बताता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं बल्कि दूसरी टीम के साथ मिलकर काम कर रहा हूँ। वहां पे एक और लड़की आ जाती है जो कि नागी पे हमला करने वाली थी। तब नागी अपनी पावर का इस्तेमाल करता भी है लेकिन नागी की पावर उसके सामने कुछ नहीं थी। तभी यहाँ पे नागी डिसाइड करता है कि अगर उसका प्लान फेल हो जाता है तो उसे क्या करना है और यहाँ पे फिर नागी अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करता है लेकिन उसकी पावर इस लड़की के सामने कुछ भी नहीं थी और वो लड़की लगातार नागी को घायल कर देती है। यहाँ पे नागी समझ जाता है कि उसे कैसे भी करके उस लिवर को खींचना होगा तभी जाके लिफ्ट काम करेगी। लेकिन ये लड़की नागी को वहां तक जाने ही नहीं देती और उसके बाद ये लड़की अपने हथियार की मदद से नागी की स्किन को काटने लगती है और इससे नागी को बहुत दर्द होता है। लेकिन हमें ये बात पता चलती है कि नागी यहाँ पे हमला नहीं करता उस लड़की के ऊपर जानलेवा। उसको ऐसा लगता है कि ये लड़की अभी बच्ची है और ऐसा करने से हो सकता है वो इस बच्ची की जान ले लेगा। लेकिन ये लड़की नहीं रुकती, वो नागी का एक हाथ काट देती है। इसके बाद नागी अपने कटे हुए हाथ को इस लड़की की तरफ फेंक देता है जिससे कि ये थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और तुरंत ही नागी चला जाता है रुकीरो के पास और उसको एक ही बार में हरा करके वो तुरंत ही लिवर को नीचे खींच देता है। अब यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सभी ऊपर जाने के लिए तैयार थे। वो सब लोग जैसे ही ऊपर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां पे मॉन्क अपनी आर्मी के साथ आ गया है और मॉन्क पहले से ही तैयार था इन लोगों के लिए, इसलिए वो तुरंत ही इन पे हमला कर देता है। ये लोग भी मॉन्क के ऊपर हमला करते हैं लेकिन इनकी पावर मॉन्क के सामने टिक नहीं पाती और धीरे धीरे करके हर कोई मर रहा था। अब यहाँ पे रुकीरो को जब होश आता है तो वो बोलता है कि तुम बेमतलब के लिए अपनी जान दे रहे हो, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि तुम यहाँ से कभी भाग नहीं पाओगे और जितने लोग तुम्हारे साथ हैं वो लोग भी यहीं पे मार दिए जाएंगे और तुमने गलती किया गेंटा के ऊपर भरोसा करके। वो सबसे ज्यादा कमजोर है और वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। लेकिन यहाँ पे नागी बोलता है कि ऐसी बात नहीं है, तुम देखना जैसा मैंने सोचा है वैसा हो के रहेगा। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि गेंटा के ग्रुप में जितने भी मेंबर थे वो सारे मार दिए जाते हैं और केवल अकेला गेंटा ही बचा होता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं नागी को जो कि अपने दांतों में से एक चिप निकालता है और लगातार कॉल करने की कोशिश करता है। वो फिर बोलता है कि अगर कोई भी हमारे मीटिंग रूम में अभी अवेलेबल है तो तुरंत हमारी मदद करने के लिए पहुंचे। लेकिन हम देखते हैं कि वहां पे सिरो आ जाती है और सिरो एक और आदमी को वहां पे देखती है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि मॉन्ग जो है गेंटा के सामने आ जाता है। गेंटा उस पे हमला तो करता है लेकिन मॉन्ग को उससे कुछ भी नहीं होता। लेकिन यहाँ पे मॉन्ग डिसाइड करता है कि वो गेंटा के ऊपर हमला नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर वो गेंटा के ऊपर हमला करेगा भी तब भी गेंटा को ज्यादा चोट नहीं लगेगी। और तब मॉन्ग का एक आदमी आकर के उसे बोलता है कि तुम्हें बुलाया गया है और फिर वहां से जाने से पहले मॉन्ग गेंटा को बोलता है कि हम फिर मिलेंगे। अब यहाँ पे गेंटा के पास एक हार्ड ड्राइव है और उसके साथ केवल 3 ही लोग बचे हैं जो लोग छुप गए थे जब ये लड़ाई हो रही थी।
और यहाँ पे गेंटा सोचता है कि उसे कैसे भी करके इस हार्ड ड्राइव को लेकर के जाना पड़ेगा उन इंस्पेक्टर के पास। लेकिन तुरंत ही वहाँ पे सिरो आती है और गेंटा से पूछती है कि उस हार्ड ड्राइव को मुझे दो, और उसके बाद वो एक ऐसे रूम में उस हार्ड ड्राइव को फेंक देती है जो रूम फटने वाला था। गेंटा उस पर बहुत गुस्सा होता है और बोलता है कि तुम्हारी वजह से हमारी आखिरी उम्मीद भी हमारे हाथ से चली गई है। तब यहाँ पे सिरो बोलती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा वीक हो और मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कुछ भी हो, इसलिए मैं ये सब कर रही हूँ ताकि तुम्हारी प्रोटेक्शन कर सकूं। तभी गेंटा एक पंच मारता है सिरो को और बोलता है कि अगली बार से मेरे सामने मत आना, कहीं दूर चली जाओ मेरी नज़रों से। इसके बाद सभी लोग अपने मीटिंग रूम में वापस आ जाते हैं, जहाँ पे वो लोग देखते हैं कि कारा अभी जिंदा है। कारा आने के बाद जब सारी कहानी सुनती है तो उसे पता चलता है कि इन लोगों की कोई भी गलती नहीं है। और यहाँ पे कारा बताती है कि हमें फिर से कोशिश करती रहनी पड़ेगी, बस हमें किसी तरीके से एक आदमी को इंस्पेक्टर के पास भेजना है ताकि वो अपनी पावर दिखा सके इंस्पेक्टर के सामने और उसको सारी सच्चाई बता सके। कारा को इस बात का भी भरोसा होता है कि नागी अभी जिंदा होगा, क्योंकि मोंग उसको इतनी जल्दी मारेगा नहीं। और यहाँ पे ऐसा ही होता है, नागी अभी भी जिंदा होता है और मोंग उसको बोलता है कि मैंने तुम्हें जिंदा इसलिए रखा है ताकि तुम अपने ग्रुप को छोड़ के मेरा ग्रुप को ज्वाइन कर लो। अब यहाँ पे मकीना अपने साथी के साथ मिलकर के तमाकी के रूम में घुस जाते हैं और बाद में तमाकी के कंप्यूटर से सारा डेटा कॉपी कर रहे होते हैं। लेकिन तुरंत ही तमाकी एक इंस्पेक्टर के साथ वहाँ पे आता है और हमें पता चलता है कि कुछ इंस्पेक्टर भी तमाकी के साथ मिले हुए हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि रुकीर तुरंत ही मीटिंग रूम में आता है और बोलता है कि जो हार्ड ड्राइव हमें दिया गया था उसके अंदर बम था। इसका मतलब ये है कि हमें धोखा दिया गया है और कोई तो गद्दार है जो हमारे बीच में रह रहा है। और ये सुनने के बाद गेंटा को ऐसा लगता है कि शायद सिरो सही बोल रही थी और वो सही में उसकी जान बचाना चाहती थी। अब यहाँ पे जो मोंग है वो लगातार नागी को फोर्स कर रहा होता है ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए, और वो बोलता है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे पुराने ग्रुप के जितने भी मेंबर्स हैं उन सब की जान ले लूँगा। अब यहाँ पे सिरो बहुत ज़्यादा दुखी होती है क्योंकि गेंटा ने उसके ऊपर चिल्लाया है और वो सोच रही होती है कि गेंटा ने ऐसा क्यों किया। उसके बाद वो डायरेक्टर के ऑफिस में जाती है और कुकी खाने लगती है और कुकी खाते खाते वो रो रही होती है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि रुकीर तुरंत ही अपना प्लान सबको बता देता है और बोलता है कि मैं ही वो व्यक्ति हूँ जिसने तुम सबको धोखा दिया है। इसके बाद वो अपनी बाकी आर्मी को भी वहाँ पे ले आता है और फिर बोलता है कि सब लोग मिल करके गेंटा के ऊपर हमला करो। और यहाँ पे दो लोग सामने आते हैं गेंटा के ऊपर हमला करने के लिए, लेकिन उसी वक्त सेंजी भी आ जाता है बीच में ताकि वो गेंटा की जान बचा सके। और यहाँ पे फिर बोलता है कि तुम में से जो भी स्ट्रांग हो वो आकर के मुझसे लड़े। इसके बाद सेंजी अपने हथियार से इनके ऊपर हमला तो करता है, लेकिन इनका हथियार जो है सेंजी के सामने टिक जाता है और इनको कुछ भी नहीं होता। तब यहाँ पे सेंजी डिसाइड करता है कि वो अपने ब्लड को और भी ज़्यादा ताकतवर बनाएगा, यानी कि अपने हथियार को और भी ज़्यादा पावरफुल बनाएगा। और इतना करने के बाद वो उनके ऊपर सुपरसोनिक स्पीड से हमला करता है, जिसके बाद वो उनके काफ़ी सारे सोल्जर्स को मार गिराता है। और यहाँ पे रुकीरो जो अभी थोड़ी देर पहले हंस रहा था वो फिक्र करने लगता है अपनी जान के लिए। उसको ऐसा लगता है कि उसे यहाँ से भाग जाना चाहिए। अब यहाँ पे हम नागी को देखते हैं जिसको काफ़ी सारे ड्रग्स दिए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी नागी मना कर देता है उनके ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए। अब यहाँ पे मोंग बोलता है कि मुझे तुम्हारी वो वाली पावर देखनी है जो तुमने 2 साल पहले मुझे दिखाया था, जब तुम्हारी वाइफ के मरने के बाद तुम इतने ज़्यादा गुस्से में आ गए थे कि तुम्हारी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, और उस पावर के बढ़ जाने के बाद तुमने मेरे 22 लोगों की जान ले ली थी और मैं छुप के एक कोने में बैठ गया था। और अगर तुम ऐसा कर पाते हो जैसा मैं चाहता हूं तो मैं तुम्हें अपने ग्रुप में ले लूंगा। अब यहाँ पे ये लोग सेंजी को बोलते हैं ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए, लेकिन सेंजी ऐसा करने से मना कर देता है। वो बोलता है कि बाहर की दुनिया और यहाँ की दुनिया में ज़्यादा फर्क नहीं है, वहाँ के लोग भी हमें वैसा ही ट्रीट करेंगे जैसा हमें यहाँ पे ट्रीट किया जाता है, बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पे तुम अपने ट्रू आइडेंटिटी के साथ रह सकते हो। और इतना बोलने के बाद सेंजी वहाँ से चला जाता है। फिर गांटा भी जब वहाँ से जा रहा होता है तो वो सोचता है कि वो बहुत ही कमज़ोर है और उसकी वजह से ये ग्रुप हार गया। ऊपर से वो ये भी सोचता है कि उसने सिरो को गलत समझा। और उसके बाद ये सेंजी से मिलता है और बोलता है कि मुझे ट्रेनिंग चाहिए ताकि मैं अपनी पावर को कंट्रोल कर सकूं। अब यहाँ पे ये लोग एक और प्लान बनाते हैं और डिसाइड करते हैं कि गेंटा को इस बार अपने प्लान में शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि गेंटा अच्छे से लड़ नहीं सकता। और इसके बाद कारा उन कपड़ों को पहन लेती है जो कि उसके दूसरे टीम के मेंबर्स के सोल्जर्स ने पहन रखा था। अब ये दोनों जब आपस में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तब यहाँ पे अचानक से वो आदमी आ जाता है जो सिरो से पहले मिला था। वो यहाँ पे आते ही गेंटा से पूछता है कि सिरो कहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे सेंजी समझ जाता है कि ये आदमी कौन है और वो पूछता है कि तुम इतने समय से कहाँ पे थे। फिर ये आदमी बताता है कि मेरा नाम टोटो है और मैं बहुत ही कमज़ोर हो गया हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारा खून चाहिए। लेकिन यहाँ पे सेंजी ऐसा करने से मना कर देता है। वो बाद में गेंटा को बोलता है, लेकिन गेंटा भी ऐसा करने से मना कर देता है। यहाँ पे हम नागी को देखते हैं जिसको ड्रग का ओवरडोज हो जाता है और वो अपनी ही आदमियों की जान लेने लगता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कारा को जो कि मोंग के आदमियों के साथ मिलकर के काम कर रही होती है,
लेकिन हम देखते हैं कि उसी के सामने सिरो आ जाती है जो कि अभी नशे में है। और यहाँ पे फिर कारा डिसाइड करती है कि सिरो का ध्यान रखेगी, लेकिन तुरंत ही वहाँ पे मॉन्क आ जाता है और वो पहचान लेता है कारा को। अब इसके बाद मॉन्क टीवी के ऊपर सबको बोल रहा होता है कि अगर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं इन दोनों के साथ वो करने वाला हूं जो तुमने नहीं सोचा होगा, क्योंकि इन दोनों के साथ ही मेरे जितने भी आदमी हैं मिलकर के खेलेंगे। तब यहाँ पे कारा बोलती है कि तुम्हें इसकी बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है, जैसा हमने प्लान किया था वैसा ही करते रहो। और गेंटा ये चीज़ देख लेने के बाद तुरंत ही मॉन्क की तरफ भाग के जा रहा होता है। यहाँ पे सेंजी सोचता है कि काश ये वैसा ही करे जैसा मैंने इसे सिखाया है। गेंटा यहाँ पे भाग करके जा तो रहा होता है कारा के लिए, लेकिन वो भागते समय ये सोच रहा होता है कि कारा ने उसे जानबूझ के प्लान के बारे में नहीं बताया, क्योंकि उन लोगों को पता था कि मैं वीक हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे कारा की जान बचा करके रहूंगा। लेकिन तुरंत ही काफी सारे सोल्जर्स आ जाते हैं जो कि गेंटा को पकड़ लेते हैं। लेकिन तभी वहां पे मीना आ जाती है गेंटा की जान बचाने के लिए। फिर उसके बाद मीना बोलती है कि तुम्हारी जान बचा दी है मैंने, अब तुम्हें जो करना है करो, लेकिन याद रखना कि मैं तुम्हारे प्लान में शामिल नहीं होने वाली, क्योंकि मुझे अपने भाई की भी जान बचानी है। अब यहाँ पे गेंटा जैसे ही मॉन्क के रूम में आता है तो वो किसी एक की ही जान बचा सकता है, क्योंकि उसके पास इतना ब्लड नहीं है और ना ही उसके पास इतनी ताकत है। तो वो सबसे पहले सिरो को बचाता है। इसके बाद सिरो फिर यहाँ पे जा रही होती है गेंटा के पास, लेकिन तभी एक छोटी सी लड़की अपने हथियार की मदद से सिरो को दूर फेंक देती है। इसके बाद मॉन्क कारा को जानबूझ के नेगी के पास जाने देता है। तब वो जा रही होती नेगी के पास, लेकिन वो देखती है कि नेगी अब अपने होश में नहीं है। और यहाँ पे नेगी बोलता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम लगातार मुझे बोलती रही कि मेरा एक बच्चा है भारी दुनिया में, लेकिन ऐसा नहीं है। इन लोगों ने मेरी बीवी के साथ मेरे बच्चे की भी जान ले ली थी, और अब मैं पूरी दुनिया को अपने दर्द का एहसास करवाऊंगा। इसके बाद नेगी की पावर और भी ज्यादा बढ़ जाती है और वहां पे जितने भी सोल्जर्स होते हैं उन सबको वो खत्म कर देता है। लेकिन मॉन्क को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मॉन्क यही वाली पावर देखना चाहता था। इसके बाद नेगी सीधा सिरो के ऊपर हमला करता है, लेकिन बीच में ही गेंटा आ जाता है और यहाँ पे गेंटा लगातार पिट रहा होता है। गेंटा लगातार पिटता है, कई बार नीचे भी गिर जाता है, लेकिन वो फिर भी सिरो के सामने से नहीं हटता और बोलता है कि मैं तुम्हारी लगातार प्रोटेक्शन करता रहूंगा। और फिर वो नेगी को बोलता है कि जिस तरीके से तुमने अपनी बीवी बच्चों को खो दिया है, मैंने भी अपने करीबी दोस्तों को खोया है, लेकिन वो तुम थे जिसने मुझे ये बताया कि हमें कभी भी उम्मीद नहीं खोनी चाहिए और हमें अपने आप को लगातार इम्प्रूव करना चाहिए और हमें हमारे पास्ट को पीछे ही छोड़ देना चाहिए ताकि हमारा फ्यूचर अच्छा बन जाए। और अब यहाँ पे नेगी लगातार अपनी बीवी बच्चों को याद करने लगता है और वो सोच रहा होता है कि वो कैसा इंसान हुआ करता था और वो कैसा इंसान बन गया है। लेकिन यहाँ पे अब गेंटा के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि उसे कैसे भी करके कैंडी खानी होगी आज, नहीं तो उसकी मौत हो जाएगी। और यहाँ पे फिर कारा नेगी को एक थप्पड़ मारती और बोलती है कि तुम्हारे बीवी बच्चे भले ही तुम्हारे साथ नहीं है, लेकिन हम सब एक फैमिली है और हम सब तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। और इतना बोलने के बाद कारा जैसे ही पीछे मुड़ती है, तुरंत ही मॉन्क एक स्वॉर्ड उसके सीने के आर पार कर देता है। ये चीज़ देख के गेंटा को बहुत गुस्सा आता है और फिर गेंटा तुरंत ही मॉन्क के ऊपर हमला करता है, लेकिन यहाँ पे मॉन्क को उसके हमले से कुछ भी नहीं होता और मॉन्क कहीं पे जाके छुप जाता है। और यहाँ पे कारा अपनी पावर का इस्तेमाल करती है ताकि वो अपनी ब्लीडिंग को रोक सके। और यहाँ पे मॉन्क ने ऐसा लगता है कि नेगी जाकर के कारा की जान ले लेगा, लेकिन जब वो बाहर आता है तो उसे पता चलता है कि नेगी अपने होश में आ चुका है। अब यहाँ पे जो मॉन्क है वो अपने हथियार की मदद से सबसे पहले तो नेगी पे हमला करता है, और ना केवल नेगी पे बल्कि वो अपने खुद के आदमियों पे भी हमला करता है और उन सबकी जान ले लेता है। इसके बाद हमें मॉन्क का पास दिखाया जाता है। जब वो बचपन में छोटा था तब उसके पास एक बिल्ली हुआ करती थी, लेकिन 3 लोग हमेशा उसके पास आया करते थे और उसका गलत फायदा उठाते थे और ऊपर से उसे लगातार पीटा करते थे। और तभी से ये डिसाइड कर लेता है कि जितने भी लोग गलत काम करते हैं उन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए और उन लोगों की तुरंत ही जान ले लेनी चाहिए। अब जिस दिन अर्थक्वेक आता है उस दिन इसका टेम्पल टूट जाता है और इसकी बिल्ली भी मर जाती है। फिर उसके बाद ये उन तीनों आदमियों की जान ले लेता है और इस टेम्पल से कहीं दूर चला जाता है। अब यहाँ पे हम उसी छोटी सी बच्ची को देखते हैं जो कि कहीं जा रही होती है। तभी उसके सामने टोटो आ जाता है और टोटो फिर सेंजी के ही हथियार का इस्तेमाल करता है इस छोटी सी बच्ची की जान लेने के लिए। लेकिन अब जो सबसे बड़ी मुसीबत है वो गेंटा के सामने आने वाली है, क्योंकि गेंटा के शरीर में धीरे धीरे जहर बढ़ता जा रहा है और अगर उसे इसका एंटीडोट नहीं दिया गया तो वो मर जाएगा। लेकिन तभी सिरोस के सामने आ जाती है और फिर यहाँ पे गेंटा भी उठ के खड़ा हो जाता है। फिर दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और हम देखते हैं कि उनके पूरी बॉडी पे अजीब टाइप के सिंबल्स बन जाते हैं और फिर दोनों एक साथ मिल करके मॉन्क के ऊपर हमला करते हैं। और यहाँ पे नेगी जो है वो मॉन्क को रोके रखता है ताकि मॉन्क इस हमले को डॉज ना कर ले। यहाँ पे मॉन्क मरने से पहले बोलता है कि तुम्हारा शुक्रिया, क्योंकि मैं यही चाहता था। मैं चाहता था कि कोई मेरी जान ले ले, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने भी जिंदगी में बहुत बुरे कर्म किए हैं और मैं चाहता था कि उनकी सज़ा मुझे दी जाए। क्योंकि यहाँ पे मॉन्क का ऐसा मानना था कि मैं तब तक बुरे कर्म करूंगा और लोगों की जान लेता रहूंगा जब तक कोई आकर के मुझे नहीं मार देता। लेकिन नेगी ने क्योंकि मॉन्क को लगातार पकड़े रखा था तो हमले की चपेट में वो भी आ जाता है और हमले की वजह से उसकी भी जान जारी होती है। और वो फिर मरने से पहले गेंटा को एक कैंडी दे जाता है और बोलता है कि इस कैंडी की अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं है।
अब यहाँ पे नेगी की जान चली जाती है। फिर नेगी जब मर जाता है तब गेंटा सीधा जाता है सिरो के पास और बोलता है कि मुझे माफ कर देना कि मैंने तुम पे भरोसा नहीं किया। अब इसके बाद गेंटा जब कैंडी खा रहा होता है तो उसे कैंडी का स्वाद पसंद नहीं आता। उसे लगता है कि कैंडी कड़वी है। ऐसा नहीं था कि कैंडी मीठी नहीं है, बस फर्क इतना है कि वो कैंडी उसको तब मिली है जब उसने अपनी हर एक चीज को गवा दिया। अब इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे तमाकी को, जो कि बोलता है कि मॉम किसी काम का नहीं था। वहां पे मकीना भी होती है। वो बोलती है कि तुम्हें इस बात की फिक्र नहीं है कि 11 दिन से गेंटा और यो यहाँ से गायब थे और 11 दिन बाद वो लोग वापस लौट करके आ गए हैं। लेकिन तमाकी बोलता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई इस जेल से भाग जाए और मुझे पता ना चले। तब मकीना डिसाइड करती है कि वो उन दोनों के पास जाएगी और सच्चाई का पता लगाएगी। लेकिन तब तक के लिए अब इस जगह का न्यू डायरेक्टर तमाकी बन चुका है। इसके बाद हम गेंटा और सिरो दोनों को देखते हैं जो कि एक जगह पे बैठे हुए होते हैं। तभी सिरो एक गाना गाती है और फिर गेंटा को याद आता है कि उसकी माँ भी उसको बचपन में यही गाना गाकर सुनाया करती थी। तब गेंटा बोलता है कि इस गाने को गाने की कोई ज़रूरत नहीं है और आज के बाद मेरे सामने ये गाना मत गाना। और फिर यहाँ पे गेंटा बताता है कि जब वो आदमी मेरे हर एक क्लासमेट की जान ले रहा था और आखिरी में मेरी जान लेने भी वाला था, तब उसने भी यही सेम गाना गाया था। और तब से मुझे ऐसा लगता है कि वो आदमी मेरे बारे में बहुत कुछ जानता है। और इसी के साथ ये एनिमे यहीं पे खत्म होता है, क्योंकि इस एनिमे का कोई भी नया सीजन नहीं आने वाला। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जिन्होंने भी वीडियो आखिर तक देखी है उन सभी का धन्यवाद।